हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्रॉनिकल आईएएस। मैं प्रियांशु और हमारी यूपीएससी की मॉक टेस्ट सीरीज में जीएस पेपर 2 के क्वेश्चन नंबर 8 से आगे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 के डिस्कशन में इस क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है। बिम्स्टेक ग्रुपिंग प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर नॉट ओनली मल्टीलैटरल आउटकम्स। ये बिम्स्टेक ग्रुपिंग की बात कर रहा है। प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर नॉट ओनली मल्टीलैटरल आउटकम्स बट ऑल्सो bilateral engagements to promote regional cooperation. Analyze. You have to analyze the statement and the question is of 10 marks. Answer should be written in 150 words. 150 शब्दों में आंसर आपको देना है। हिंदी में प्रश्न को पढ़ते हैं। बिम्स्टेक समूह क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए न केवल बहुपक्षीय परिणामों बल्कि द्विपक्षीय जुड़ाव हेतु भी एक मंच प्रदान करता है। विश्लेषण कीजिए। आपको इसे विश्लेषण करना है। विश्लेषण करने का अर्थ यह होता है कि प्रश्न के जितने भी भाग हैं या प्रश्न से संबंधित विषय के जितने भी भाग हैं, महत्वपूर्ण भाग, उन सभी को आपको सामने लाकर आपको उसके विषय में, उन सभी भागों के विषय में बताना है। विश्लेषण का अर्थ होता है किसी भी एक व्यापक मुद्दे के प्रत्येक भाग को अलग अलग करके उसकी चर्चा करना ही हम विश्लेषण कहते हैं। ठीक है, तो प्रश्न आपको बिम्स्टेक समूह पर है। हम जानते हैं यूपीएससी के पेपर में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, बायलैटरल रीजनल ग्रुपिंग्स, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो समूह चर्चा में रहता है उससे प्रश्न पूछने की संभावना अधिक होती है। तो इसीलिए बिम्स्टेक के विषय में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन कैसे किया जाए ऐसे प्रश्नों में? इंट्रोडक्शन में हम क्या लिख सकते हैं? क्योंकि प्रश्न बिम्स्टेक के ऊपर है तो हम सीधा सीधा बिम्स्टेक से बात की शुरुआत कर सकते हैं। एक तरीका ये हो सकता है कि हम बिम्स्टेक के विषय में बताते हुए अपनी बात को शुरू करें। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि बिम्स्टेक किस क्षेत्र का समूह है। बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल रीजन, बंगाल की खाड़ी क्षेत्र का एक समूह है, एक क्षेत्रीय समूह है। तो हम बे ऑफ बंगाल रीजन से भी शुरू कर सकते हैं, बे ऑफ बंगाल रीजन के इंपॉर्टेंस को बताते हुए और इस रीजनल ग्रुपिंग के इंपॉर्टेंस को बताते हुए। बे ऑफ बंगाल जो क्षेत्र है ना। अच्छा, तीसरी चीज है कि यह हाल फिलहाल समाचार में क्यों था, हम उस विषय को भी इंट्रोडक्शन में लिखते हुए आंसर को शुरू कर सकते हैं। सो व्हाई इट वाज रिसेंटली इन न्यूज। ठीक है। अच्छा, तो बिम्स्टेक ग्रुपिंग की अगर हम बात करें समूह की, तो इसकी स्थापना 1997 में हुई थी बैंकॉक डिक्लेरेशन के द्वारा, हम जानते हैं। और शुरुआत में इसके कितने सदस्य थे? 4 सदस्य थे। कौन कौन से थे? बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका और थाईलैंड। इसीलिए स्टार्टिंग में इसका नाम क्या था? बिस्टेक था। बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, 1997 में स्टैब्लिश हुआ था। तो 1997 में ही बाद में फिर इसमें म्यांमार की एंट्री होती है ना। तो ये हो गया, बिम्स्टेक बन जाता है, म्यांमार इसमें इंटर हो जाता है। ओके, फाइनली इन 2004 द ग्रुप ऑल्सो इंक्लूडेड भूटान एंड नेपाल। इस समूह में 2004 में भूटान और नेपाल को भी शामिल कर लिया जाता है। तो कुल मिलाकर जो सदस्यों की संख्या वर्तमान में बिम्स्टेक में है वो 7 सदस्य हैं। कौन कौन से सदस्य हैं? बांग्लादेश है, भारत है, श्रीलंका है, थाईलैंड है, म्यांमार है, नेपाल है और भूटान है। सो टोटल 7 member states are there. What is the full form of BIMSTEC? Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation. Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral। फिर यहाँ देशों के नाम से बदलकर फिर इसका जो नाम था उसका चेंज कर दिया गया था, क्योंकि सदस्यों की संख्या बढ़ती गई तो सभी के नाम को एडजस्ट कर पाना मुश्किल था। तो इसीलिए इसका नाम बदलकर बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन कर दिया गया। सो वी कैन राइट इन द इंट्रोडक्शन, इट इज अ रीजनल ग्रुपिंग कंसिस्टिंग ऑफ 7 मेंबर्स विच आर लिटोरल नेशंस ऑफ बे ऑफ बंगाल, जो कि बे ऑफ बंगाल के लिटोरल नेशंस हैं। इस प्रकार से कर सकते हैं। अच्छा, बे ऑफ बंगाल रीजन के इंपॉर्टेंस को भी हम बताते हुए बात कर सकते हैं कि बिम्स्टेक इज अ रीजनल ग्रुपिंग इन बे ऑफ बंगाल रीजन which has about 22% of the world population and about 25% of the global trade passes through it। हम ये भी बता सकते हैं, इससे इस ग्रुपिंग के महत्व को और ज्यादा बल मिलेगा। ठीक है, ये बता सकते हैं कि भाई 22% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन है और एटलीस्ट 25% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड पासेस थ्रू इट।
अच्छा, तीसरा अप्रोच इंट्रोडक्शन का क्या है कि यह समाचार में हाल में क्यों था। तो हम जानते हैं कि अभी हाल में ही इसकी समिट मीटिंग आयोजित की गई थी, शिखर सम्मेलन, शिखर बैठक आयोजित की गई थी बिम्स्टेक समूह की। कहां पर की गई थी? थाईलैंड में की गई थी। सो द 6th समिट मीटिंग ऑफ बिम्स्टेक वाज ऑर्गेनाइज्ड इन थाईलैंड recently. So we can start with this piece of information also. Now coming to the main demand of the question, what it says that it provides a platform for not only multilateral outcomes but also bilateral engagements to promote regional cooperation. Okay, so let us now see, this question can be dealt with breaking down the statement into two parts. स्टेटमेंट को हम दो भाग में तोड़कर क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। एक तो कि बिम्स्टेक ग्रुपिंग प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर मल्टीलैटरल आउटकम्स, सो एज ए प्लेटफॉर्म फॉर मल्टीलैटरल आउटकम्स, और दूसरा प्लेटफॉर्म फॉर बायलैटरल एंगेजमेंट फॉर स्ट्रेंथनिंग और प्रोमोटिंग रीजनल कोऑपरेशन। तो एक सब पार्ट हम यहां से ले सकते हैं और दूसरा सब पार्ट हम यहां से लेकर क्वेश्चन को एड्रेस कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू ब्रेक डाउन दी structure of your answer, or you build the structure of your answer. Now in the first sub part we will make the subheading BIMSTEC as a platform, BIMSTEC as a platform for multilateral outcomes, फर्स्ट थिंग। अच्छा, हम जानते हैं कि बिम्स्टेक का ये जो रीजन है ये आपको साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं। साउथ ईस्ट एशिया के देश आपको इसमें थाईलैंड है और म्यांमार है, बाकी साउथ एशियन नेशंस हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है कि साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के बीच में एक ब्रिज का काम करता है। सबसे बड़ी तो बात ये, दो क्षेत्रों के बीच में ब्रिज का काम करता है। विशेषकर साउथ एशिया के विषय में जब आप बात करें तो सार्क प्रोसेस, सार्क संगठन के सुसुप्त हो जाने के बाद, सार्क प्रक्रिया के स्थिर हो जाने के बाद, हम जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो द्विपक्षीय तनाव रहे हैं उसका वो एक प्रमुख वजह रहा कि सार्क संगठन एक प्रकार से शिथिल हो गया, निष्क्रिय हो गया। तो दक्षिण एशिया में फिर उस प्रकार का कोई क्षेत्रीय समूह बच नहीं गया, तो वहां पर बिम्स्टेक की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई। तो दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया में रीजनल इंटीग्रेशन को मजबूत बनाने के लिए यह एक प्रमुख प्लेटफॉर्म के रूप में, या हम कह सकते हैं ड्राइवर प्लेटफॉर्म के रूप में सामने आया। तो इसने कहीं ना कहीं सार्क का स्थान लेने का प्रयास किया। ओके, सो वी कैन राइट दिस आफ्टर pause to the or halt to the, after pause to the SARC process, BIMSTEC is the driver of regional cooperation. BIMSTEC is the driver of regional cooperation in South and Southeast Asia. Regional cooperation in साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है, दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया के बीच में। ऐसे प्रश्नों में आप चाहें तो मैप भी बना सकते हैं, मैप बना के आप बिम्स्टेक नेशंस को शो कर सकते हैं। सो दैट विल बी अ वेरी गुड अप्रोच, उसमें आपको आंसर ज्यादा वैल्यू एडेड हो जाएगा। सो साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। अच्छा, अब चूंकि ये मेन ड्राइवर बन गया है रीजनल कोऑपरेशन का आफ्टर द पॉज ऑफ सार्क प्रोसेस, सो द मल्टीलैटरल आउटकम्स हैव आल्सो कम टू बी एमर्जिंग, वो भी एमर्ज कर रहे हैं। जैसे बिम्स्टेक ने अपने आप को इंस्टीट्यूशनलाइज करने के लिए एक अपना चार्टर रेडी किया है, चार्टर तैयार किया है, और उस चार्टर पर जो प्रीवियस बिम्स्टेक समिट हुई थी कोलंबो में, श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में 2022 में, तो उसमें कोलंबो चार्टर पर इन्होंने बिम्स्टेक चार्टर पर साइन किया गया था, अडॉप्ट किया गया था। द बिम्स्टेक चार्टर वाज अडॉप्टेड, बिम्स्टेक चार्टर अडॉप्टेड। ये कब किया गया? कोलंबो समिट मीटिंग में किया गया। कोलंबो 2022 में समिट मीटिंग हुई थी। अच्छा, अभी जो 2025 में 6th समिट मीटिंग हुई है बिम्स्टेक की, इसमें रूल्स ऑफ प्रोसीजर को अडॉप्ट करके बिम्स्टेक को एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म देने का प्रयास किया गया है। रूल्स ऑफ प्रोसीजर को, कि बिम्स्टेक किस तरीके से कार्य करेगा, उसके लिए रूल्स ऑफ प्रोसीजर को अडॉप्ट किया गया है। रूल्स ऑफ प्रोसीजर अडॉप्टेड इन द 6th समिट मीटिंग इन थाईलैंड, 6th समिट मीटिंग इन
Thailand 2025. Okay, so these are multilateral outcomes. Question क्या पूछ रहा है कि it acts as a platform for multilateral outcomes. So with the adoption of BIMSTEC Charter and the rules of procedure, so it has become a platform for multilateral outcomes. एक तो बात ये हो गई. अच्छा, दूसरी बात ये है कि बिम्स्टेक एक मल्टीलैटरल आउटकम को अचीव करने के प्लेटफॉर्म के रूप में इट हैज आल्सो अडॉप्टेड अ फ्रेमवर्क फॉर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विच वाज साइंड वे बैक इन 2004. बिम्स्टेक के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर 2004 में उसके फ्रेमवर्क पर एक समझौता हुआ था 2004 में, लेकिन उसे अभी तक अमल में नहीं लाया जा सका है. हालांकि बिम्स्टेक एफटीए के ऊपर फ्रेमवर्क जो है उसके ढांचे के ऊपर सहमति 2004 में ही बन गई थी. तो आप चाहें तो उस बिंदु को भी यहां पर शामिल कर सकते हैं कि एफटीए एज अ मल्टीलैटरल आउटकम, एफटीए फ्रेमवर्क एज अ मल्टीलैटरल आउटकम. चूंकि आपको मल्टीलैटरल आउटकम के रिस्पेक्ट में ही लिखना है तो आपके आंसर के पॉइंट्स भी उसी पर फोकस्ड होने चाहिए. एज अ मल्टीलैटरल आउटकम was finalized in 2004, लेकिन अभी एफटीए इन्फोर्स नहीं हुआ है. दो एफटीए हैज नॉट बीन इन्फोर्स्ड. ये बात हो गई. अच्छा, तीसरी चीज है कि बिम्स्टेक इट एक्ट्स एज अ प्लेटफॉर्म फॉर वेरियस रीजनल इनिशिएटिव्स. इट एक्ट्स एज अ प्लेटफॉर्म फॉर various regional initiatives, acts as a platform for various regional initiatives. जैसे कि the Bangkok Vision Document 2030, which is the first ever vision document of the organization. तो इस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया है कि एक अपना विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है एंड दैट इज नेम्ड बिम्स्टेक विजन डॉक्यूमेंट बैंकॉक 2030. ओके, फॉर एग्जांपल विजन डॉक्यूमेंट विच इज अ स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क. ये क्या है? एक स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क है जो कि कई रीजनल इनिशिएटिव्स को, रीजनल इंटीग्रेशंस को प्रमोट करने की दिशा में आगे एक कदम है. विजन डॉक्यूमेंट बैंकॉक 2030. ठीक है. अच्छा, दूसरी चीज है कि कई ऐसे रीजनल इनिशिएटिव्स आपको बिम्स्टेक प्लेटफॉर्म के माध्यम से लिए जा रहे हैं. जैसे कि आप बात कर सकते हैं कालाधन मल्टी मोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट की, जो कि भारत से लेकर म्यांमार तक वेरियस मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम को डेवलप करेगा, है ना. आप एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं. सो दीज आर मल्टीलैटरल आउटकम्स विच हैज बीन कालादान मल्टी मोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट. ठीक है. तो आप इसे मल्टीलैटरल आउटकम के एक एग्जांपल के रूप में लिख सकते हैं, है ना. सो बिम्स्टेक एक्ट्स एज अ प्लेटफॉर्म. अच्छा, तो मल्टीलैटरल एंगेजमेंट में क्या केवल रीजनल ग्रुपिंग के मेंबर्स के ही बीच में आपस में इंटरेक्शन या एंगेजमेंट होता है? ऐसा तो है नहीं. So BIMSTEC as a grouping, it also connects with other like-minded regional groupings. जिन दूसरे अंतर्राष्ट्रीय समूहों के या अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के कॉमन इंटरेस्ट होते हैं, बिम्स्टेक उनके साथ भी कोलैबोरेट करता है और मल्टीलैटरल आउटकम्स अचीव करने का प्रयास करता है. यदि हम उदाहरण के रूप में बात करें तो हाल ही में इसने MOU साइन किया है कुछ ग्रुपिंग्स के साथ, जैसे इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन के साथ, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम के साथ, UNODC के साथ. सो वी कैन मेंशन दिस पॉइंट आल्सो दैट बिम्स्टेक also collaborates with other regional and international organizations, organizations sharing common interest. हम जानते हैं कि जो मैरीटाइम रीजन्स के ग्रुपिंग्स हैं उनके कॉमन इंटरेस्ट होते हैं. मैरीटाइम सिक्योरिटी होती है, मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, पोर्ट एफिशिएंसी होती है. सो दे हैव
वेरियस कॉमन इंटरेस्ट, ओके, शेयरिंग कॉमन इंटरेस्ट। फॉर एग्जाम्पल आप बात कर सकते हैं MOUs with Indian Ocean Rim Association, which we know that it is an association or a grouping of the littoral states of Indian Ocean region. Indian Ocean region में जो भी स्थित देश हैं, ठीक है, जो कि हिंद महासागर पे जिनके तट हैं, वैसे सभी देशों का एक क्षेत्रीय समूह इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन है, ओके, IORA. वी टॉक्ड अबाउट यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम ETC, ठीक है, तो इस तरीके की बात हो गई। अच्छा, मल्टीलैटरल आउटकम्स दे आर आल्सो इन द फील्ड ऑफ सिक्योरिटी। सो बिम्स्टेक मेंबर्स एज अ रीजनल ग्रुपिंग दे आल्सो कोलैबोरेट एंड कम टुगेदर ओवर द इश्यूज ऑफ कॉमन सिक्योरिटी इंटरेस्ट। जो साझा सुरक्षा की चुनौतियां हैं, मुद्दे हैं, उनको भी आपस में उसका भी समाधान निकालने के लिए एक मंच के रूप में बिम्स्टेक प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए हम बात करें कि आपको टेररिज्म की समस्या हो, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की समस्या हो, तो इन सभी पर आपस में जो सदस्य देश हैं कोलैबोरेट करते हैं मल्टीलैटरल आउटकम्स के लिए। और उसके उदाहरण के रूप में हम बात कर सकते हैं कि बिम्स्टेक सदस्यों के बीच जो प्रथम फर्स्ट एवर मिलिट्री एक्सरसाइज आयोजित की गई थी वो 2018 में की गई थी, जिसका नाम था मिलेक्स 2018, ओके। सो प्लेटफॉर्म फॉर, so it also acts as a platform for multilateral outcomes over common security challenges, और अगर हम एग्जांपल के लिए बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया अभी, मिलेक्स एक्सरसाइज मिलेक्स 2018 which was the first ever Milex exercise, which was the first ever military exercise of the BIMSTEC members. अच्छा, ऐसा नहीं है कि केवल जो मल्टीलैटरल आउटकम्स हैं या कोऑपरेशन है बिम्स्टेक में वो सिक्योरिटी डोमेन तक ही लिमिटेड है, वो नॉन सिक्योरिटी डोमेन में भी जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की, डिजास्टर मैनेजमेंट की, ओके, सो कोलैबोरेशन in other non-security domains also, for example you can say disaster management, आपदा प्रबंधन, ठीक है। और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए एक मैकेनिज्म भी बिम्स्टेक के पास है, दैट इज द एक्सपर्ट ग्रुप ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। तो हम इस तरीके से अपनी बात को यहाँ पर रख सकते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हुए हमें प्रश्न के दूसरे भी पार्ट को, जो सब पार्ट है, उसको भी एनालाइज करना है। नाउ यू सी हियर व्हाट आई मेंट बाय एनालाइजिंग। आप देखिए व्हाट आई मेंट बाय एनालाइजिंग। सो हमें प्रश्न के संबंधित विषय के मल्टीलैटरल आउटकम के प्लेटफॉर्म के रूप में यदि बात हुई तो हमने मल्टीलैटरल एंगेजमेंट के वेरियस फील्ड्स के विषय में बात की, उसको ब्रेक डाउन किया, इसे ही हम एनालिसिस बोलते हैं। चलिए, अब दूसरे सब पार्ट में हमें उसे प्लेटफॉर्म फॉर बायलैटरल एंगेजमेंट के रूप में भी दिखाना है। सो इट ऑल्सो वर्क्स एज, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर बायलैटरल एंगेजमेंट टू प्रमोट रीजनल कोऑपरेशन। द्विपक्षीय जुड़ाव हेतु भी एक मंच प्रदान करता है। नाउ वी विल सी दैट एस्पेक्ट, ओके फाइन। प्लेटफॉर्म फॉर रीजनल platform for bilateral engagement to promote regional cooperation, now see, तो ये केवल एक क्षेत्रीय समूह के ही रूप में मल्टीलैटरल आउटकम्स को अचीव करने के लिए ही काम नहीं करता, बायलैटरल एंगेजमेंट्स को मजबूत बनाकर भी रीजनल कोऑपरेशन को इंश्योर करने का काम करता है। किस तरीके से? हम जानते हैं कि ये जो सभी देश हैं सब एक दूसरे के पड़ोसी देश हैं, आसपास स्थित हैं, और जब इसकी समिट मीटिंग होती है, बिम्स्टेक की जब शिखर बैठक होती है, तो उसके साइडलाइंस पर इन मेंबर नेशंस के लीडर्स भी आपस में बायलैटरली भी मिलते हैं। जैसे हाल में जब भारत के प्रधानमंत्री बिम्स्टेक की छठी शिखर बैठक के लिए, 6th
समिट मीटिंग के लिए थाईलैंड गए थे, तो वहां उन्होंने अपने बांग्लादेश के काउंटर पार्ट से मीट किया और डिफरेंट कंट्रीज के अपने काउंटर पार्ट से मीट किया, है ना। तो इस तरीके से जो साइडलाइन मीटिंग्स होती है उसमें बायलैटरल इशूज भी डिस्कस किए जाते हैं, और जब बायलैटरल इशूज का रिजोल्यूशन आपस में बातचीत के जरिए और मिलजुल कर किया जाता है तो उससे क्षेत्रीय सहयोग ही बढ़ता है। तो हम उस बात को यहाँ लिख सकते हैं, है ना, कि मीटिंग्स ऑफ लीडर्स ऑन द साइडलाइंस ऑफ समिट्स, मीटिंग ऑफ leaders of member nations, meetings of leaders of member nations on the sidelines, leaders of member nations on the sidelines of summit, on the sidelines of summit meeting, on the sidelines of summit meeting, शिखर बैठक की साइडलाइन में बायलैटरल भी इंगेजमेंट होता है। तो ये क्या है, बायलैटरल इंगेजमेंट है। और जब बायलैटरल इश्यूज रिजॉल्व होते हैं तो जैसा मैंने बताया कि उससे क्या होता है, रीजनल कोऑपरेशन प्रमोट होता है, ठीक है। तो आपको ये बातें भी करनी है। दूसरी चीज कि आप देखिए जो इसके मेंबर नेशंस हैं वो आपस में सिविलाइजेशनल रिलेशंस उनके हैं, हिस्टोरिकल रिलेशंस हैं, कल्चरल रिलेशंस हैं। चाहे हम भारत बांग्लादेश की बात करें, भारत नेपाल भूटान की बात करें, थाईलैंड म्यांमार की बात करें, भारत श्रीलंका की बात करें, ये सभी देश आपस में सांस्कृतिक रूप से और पुरानी सभ्यताओं के रूप में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, है ना। तो जब आपस में जुड़े हुए हैं तो इस संबंध को भी हम लेवरेज कर सकते हैं क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा देने के लिए। इनके आपस में जो मजबूत ऐतिहासिक संबंध हैं, सांस्कृतिक संबंध हैं, उसका हम बायलैटरल लेवल पर हम उसका फायदा उठा सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं, ताकि क्षेत्रीय सहयोग और ज्यादा से ज्यादा मजबूत बने। ओके, सो वी कैन राइट स्ट्रॉन्ग बायलैटरल टाइज, स्ट्रॉन्ग बायलैटरल टाइज किन किन बेसिस पे, एक तो सिविलाइजेशनल बेसिस पे, सिविलाइजेशनल बेसिस पे, हिस्टोरिकल बेसिस पे, ऐतिहासिक आधार पर, और तीसरा क्या हो गया, कल्चरल बेसिस पे, सांस्कृतिक कल्चरल बेसिस पे। हम इसको क्या कर सकते हैं, वी कैन लेवरेज इट, हम इसका लाभ उठा सकते हैं टू अचीव रीजनल कोऑपरेशन। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो भारत बांग्लादेश संबंध, इंडिया बांग्लादेश रिलेशन, वी नो दैट इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ऑल वेयर a united, we can say that they were united before 1947. They separated after the departure of British, particularly, and Bangladesh, it got independence in 1971, that too with the help of India. तो भारत बांग्लादेश के बीच में विशेष संबंध रहे हैं, बांग्लादेश की आजादी में भारत की प्रमुख भूमिका रही है, ठीक है। तो इसके कारण भारत बांग्लादेश संबंध को एक बड़ा क्रिटिकल फैक्टर माना जाता है बिम्स्टेक के सक्सेस के लिए। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश लिंक के बीच में काम करता है, बांग्लादेश इज द लिंक नेशन बिटवीन साउथ एशिया एंड द साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। उस वजह से भारत बांग्लादेश के जो संबंध हैं उसे बिम्स्टेक की सफलता या बिम्स्टेक क्षेत्र में रीजनल कोऑपरेशन के सक्सेसफुल होने के लिए एक बहुत अहम माना जाता है, इंडो बांग्लादेश रिलेशन। उसी तरीके से अगर हम ट्रेड रिलेशंस की बात करें तो इंडिया और म्यांमार के बीच व्यापार संबंध, इंडिया म्यांमार ट्रेड रिलेशंस, अभी जैसे हमने आपको बताया कि सितवे पोर्ट का इस्तेमाल करके भारत म्यांमार अपने व्यापार को अधिक बढ़ा सकते हैं। सितवे पोर्ट क्या है, ये कालादान मल्टी मोडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट का ही एक हिस्सा है, ठीक है। तो इस तरीके से जो ये मजबूत संबंध है, हिस्टोरिकल, कल्चरल, सिविलाइजेशनल, है ना। भारत बांग्लादेश की हमने बात की, ऐतिहासिक रूप से भारत ने जो सहयोग प्रदान किया है बांग्लादेश की आजादी में, तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं रीजनल कोऑपरेशन को बढ़ावा देने के लिए। अच्छा, तीसरी बात यह है कि ये सभी जितने देश हैं, सो दे आर क्लोजली कनेक्टेड एंड दे ऑल्सो हैव स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक पोटेंशियल। इनमें स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक पोटेंशियल है और ये इकोनॉमिक पोटेंशियल पूरे रीजन के लिए मल्टीप्लायर का काम कर सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर भारत नेपाल के बीच में व्यापार बढ़ता है तो इसका फायदा भूटान को नहीं मिलेगा, अगर नेपाल में टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है तो इसका फायदा भूटान या बांग्लादेश में नहीं मिलेगा। सो द रीजन इज सो इंटरकनेक्टेड दैट इफ द इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज आर एक्सप्लोर्ड देन इट विल मल्टीप्लाई फ्रॉम वन नेशन टू अनदर, है ना। तो हमें बिम्स्टेक का इस्तेमाल, बिम्स्टेक एक प्लेटफॉर्म के रूप में काम करता है फॉर बायलैटरल एंगेजमेंट। किस तरीके से? नाउ यू सी दैट बिम्स्टेक प्लेटफॉर्म, it provides opportunity for cooperation on economic issues
on economic issues bilaterally. For example, जैसे अगर हम उदाहरण के रूप में बात करें, so exploration of natural resources in the region, natural resources. अब सभी देश अगर आपस में मिलकर नेचुरल रिसोर्स करेंगे तो कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइज होगा, लेकिन बायलैटरली ये अचीव किया जा सकता है. सो एक्सप्लोरेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस बायलैटरली, उसके लिए बिम्स्टेक के मंच का इस्तेमाल किया जा सकता है. अच्छा, उसी तरीके से देयर आर वेरियस अदर कॉमन चैलेंजेस विच आर फेस्ड बाय द नेशन, जो कि बायलैटरली द्विपक्षीय स्तर पर ही हल किया जाएगा. जैसे मान लीजिए कि बॉर्डर सिक्योरिटी की बात हो, सीमा सुरक्षा की, कोस्टल मैनेजमेंट की, माइग्रेशन की बात हो, पायरेसी की बात हो, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स की बात हो, तो जहां पर दो देश की सीमा लगती है वहां पर ये चुनौतियां ज्यादा बढ़ जाती हैं. तो हम इसे बायलैटरली ही डील कर सकते हैं और बिम्स्टेक एक अच्छा मंच प्रदान करता है इसको डील करने के लिए, है ना. सो bilateral engagement on border and coastal security, migration, piracy, etc. ठीक है. अब जैसे माइग्रेशन की बात करें तो भारत और बांग्लादेश के बीच में जो रोहिंग्या का मुद्दा है ना, तो इस तरीके के मुद्दों का अगर हम बिम्स्टेक के प्लेटफॉर्म पे हम यदि इन मुद्दों पर द्विपक्षीय रूप से बातचीत करते हैं तो आपसी समस्याओं का समाधान मिलता है और सभी देशों से भी हमें सहयोग मिलता है, क्योंकि कोई एक ऐसी समस्या दो देशों के बीच समस्या नहीं रह जाती. म्यांमार से जो शुरू हुई आपको समस्या रोहिंग्याओं की थी, वो बांग्लादेश के बाद भारत, नेपाल, हर जगह यह पहुंची है. तो इस तरीके से हम द्विपक्षीय स्तर पर इसका समाधान कर सकते हैं. अच्छा, उसके बाद कई बार आप देखेंगे कि बिम्स्टेक के जो सदस्य देश हैं उनके बीच में आपस में द्विपक्षीय स्तर पर डिजास्टर मैनेजमेंट में भी बहुत मजबूत इंटरैक्शंस और एंगेजमेंट्स रहे हैं. जैसे यदि हम भारत की बात करें तो भारत ने नेपाल को, भारत ने बांग्लादेश को, भूटान को, श्रीलंका को, जब भी ऐसे डिजास्टर्स के मामले हुए हैं तो आगे बढ़कर बायलैटरली सपोर्ट पहुंचाने का प्रयास किया है, चाहे वो नेपाल में 2015 का अर्थक्वेक हो, है ना. तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि डिजास्टर मैनेजमेंट efforts at BIMSTEC level through bilateral projects. अब जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बात करें तो भारत और श्रीलंका आपस में मिलकर कई कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं. तो इस तरीके से जब दो देश आपस में मिलकर डिजास्टर रिलीफ, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस इन प्रोजेक्ट्स के लिए काम करते हैं तो फिर इससे क्षेत्रीय सहयोग भी बढ़ता है. तो हमने प्रश्न को क्या किया कि उसके बहुत अलग अलग हिस्सों, बहुत अलग अलग भागों में उसकी चर्चा की जो उससे जुड़े विषय थे. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्रॉनिकल आईएएस. मैं प्रियांशु और हमारी यूपीएससी की मॉक टेस्ट सीरीज में जीएस पेपर 2 के क्वेश्चन नंबर 8 से आगे आज हम लोग डिस्कस करेंगे. क्वेश्चन नंबर 9 के डिस्कशन में इस क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है. बिम्स्टेक ग्रुपिंग प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर नॉट ओनली मल्टीलैटरल आउटकम्स. ये बिम्स्टेक ग्रुपिंग की बात कर रहा है. प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर नॉट ओनली मल्टीलैटरल आउटकम्स बट ऑल्सो बायलैटरल engagements to promote regional cooperation. Analyze. You have to analyze the statement and the question is of 10 marks. Answer should be written in 150 words. 150 शब्दों में आंसर आपको देना है. हिंदी में प्रश्न को पढ़ते हैं. बिम्स्टेक समूह क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए न केवल बहुपक्षीय परिणामों बल्कि द्विपक्षीय जुड़ाव हेतु भी एक मंच प्रदान करता है. विश्लेषण. आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर. आज के इस क्लास का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ रीएडजस्टमेंट. अगेन यू हैव टू एनालाइज. सो एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ रीएडजस्टमेंट इन यूएस यूरोपियन यूनियन रिलेशंस. रीएडजस्टमेंट इन यूएस यूरोपियन यूनियन रिलेशंस ऑन इंडिया. What potential does it hold for India EU
partnership. You have to answer in 150 words and the question is of 10 marks. हिंदी में देखते हैं, अमेरिका यूरोपीय संघ संबंधों में पुनः समायोजन के भारत पर प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। तो इनके संबंधों में जो पुनः समायोजन हो रहा है, रीएडजस्टमेंट हो रहा है यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन के रिलेशन में, उसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका विश्लेषण कीजिए। भारत ईयू साझेदारी के लिए इसमें क्या संभावनाएं हैं, भारत और ईयू के बीच में जो पार्टनरशिप है, जो रिलेशन है, उस पर क्या संभावनाएं, भारत ईयू साझेदारी के लिए इसमें क्या संभावनाएं हैं, ये जो समायोजन रीएडजस्टमेंट हो रहा है यूएस और यूरोपियन यूनियन के बीच में। ठीक है, तो अभी थोड़ा एनालिटिकल क्वेश्चन है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि यूएस और यूरोपियन यूनियन के बीच में रीएडजस्टमेंट उनके रिलेशंस में किस तरीके से हो रहा है, क्या हो रहा है, और फिर भारत पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। और दूसरा कि भारत ईयू के संबंध पर उसका के लिए उसमें क्या संभावनाएं हैं। तो शुरुआत हम इंट्रोडक्शन में कहां से कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन की यदि हम बात करें तो इंट्रोडक्शन में हमें, अब चूंकि क्वेश्चन किस पर बेस्ड है, रीएडजस्टमेंट ऑफ यूएस ईयू रिलेशंस पर, तो आप स्टेटस ऑफ यूएस ईयू रिलेशंस के साथ शुरू कर सकते हैं। स्टेटस ऑफ यूएस ईयू रिलेशंस, स्टेटस ऑफ यूएस ईयू रिलेशंस के साथ आप अपने आंसर को शुरू कर सकते हैं। या दूसरी बात यह है कि जो रिसेंट कुछ इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स हुए हैं यूएस ईयू के रिलेशंस में, आप वहां से बात को शुरू कर सकते हैं, है ना। recent incidents with respect to US and EU which showcase that there is some readjustment going on, major readjustment going on between US and EU relations, वहां से आप शुरू कर सकते हैं। तो यदि हम देखें तो वर्तमान में US EU संबंध विश्व के, अगर हम साझेदारियों की बात करें तो उसमें एक महत्वपूर्ण साझेदारी के रूप में सामने आता है। किस प्रकार से, यदि आप देखें कि विश्व का लगभग 30% जो ट्रेड है गुड्स और सर्विसेज में, दैट इज बिटवीन यूएस एंड यूरोपियन यूनियन, गुड्स एंड सर्विसेज में जो ग्लोबल ट्रेड है उसका 30% यूएस और ईयू के बीच में होता है। दीज टू, यूएस एंड यूरोपियन यूनियन टुगेदर, दे combine together they make 43% of global GDP। तो 43% of global GDP यूएस और ईयू का यदि हम कंबाइन कर दें तो 43% ऑफ ग्लोबल जीडीपी है। सो इट शोकेसेस द इंपॉर्टेंस ऑफ द यूएस एंड ईयू रिलेशंस। एक बात ये हो गई। तो एक तरीका ये है शुरू करने का, ओके, टू हैव सम कंक्रीट एंड ऑब्जेक्टिव स्टार्ट टू योर आंसर विथ फैक्ट्स एंड स्टैटिस्टिक्स, सो दैट विल गिव द एग्जामिनर, उससे एग्जामिनर को एक पूरा क्लियर आइडिया हो जाता है कि आपको सटीक ढंग से उन दोनों पक्षों के बीच में संबंधों की जानकारी है। दूसरी बात कि रिसेंट इंपॉर्टेंट जो इंसिडेंट्स हुए हैं कुछ, यदि हम उसकी बात करें तो आप देखेंगे कि यूरोप और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में संबंध खासकर यूक्रेन के मुद्दे को लेकर काफी खराब हुए हैं। रीएडजस्टमेंट जो अपनी पॉलिसी का यूनाइटेड स्टेट्स ने किया है खासकर यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में, उससे यूरोप और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में संबंधों में काफी खटास आई है। अभी हाल में हमने ये भी देखा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जब व्हाइट हाउस गए तो वहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ तीखी नोकझोंक हुई और उसके बाद पूरे यूरोप को लगा कि यूनाइटेड स्टेट्स अपनी सिक्योरिटी गारंटीज से पीछे हट रहा है, वो यूरोप के साथ पहले की तरह नहीं खड़ा है, वो रूस के समर्थन में ज्यादा होता दिख रहा है। सो यू कैन मेक अ मेंशन ऑफ दीज इंसिडेंट्स आल्सो टू शोकेस द रीएडजस्टमेंट और अ शिफ्ट बिटवीन द यूएस एंड ईयू रिलेशंस। अच्छा, उधर से आप देखें तो अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा यह भी स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि यूरोपियन यूनियन दैट वाज फॉर्म्ड अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। तो अमेरिकी राष्ट्रपति का कहना है कि यूरोपियन यूनियन का जो स्थापना की गई थी वो अमेरिका के हितों के विपरीत की गई थी, अमेरिका के हितों के विरोध में की गई थी। एंड एट द सेम टाइम द यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट She is saying that the Europe needs to rearm itself। यूरोप को अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर को बढ़ाने की जरूरत है क्योंकि अब अमेरिका उस तरीके से एक सिक्योरिटी गारंटर की भूमिका में सामने आता नहीं दिख रहा है। तो आप इन चीजों का हवाला देते हुए इनमें से आप या तो स्टेटस को बता दीजिए या जो रिसेंट इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स और ईयू के बीच में आप उसका हवाला देते हुए आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, नाउ वी कम टू द मेन बॉडी ऑफ द आंसर। आपको अब क्वेश्चन के दो पार्ट हैं,
पहले पार्ट में आपको एनालाइज करना है यूएस यू के रीएडजस्टमेंट का इंपैक्ट जो इंडिया पर होगा उसको. सो लेट अस सी दी फर्स्ट सब पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, दैट इज impact of readjustment, impact of readjustment, impact of readjustment in US EU relations on India. इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पहली चीज तो ये. अच्छा, तो पहली बिंदु हम इस चीज से समझ सकते हैं कि यूक्रेन के मामले पर यूनाइटेड स्टेट्स ने यूक्रेन युद्ध को लेकर जो भी शांति प्रयास चल रहे हैं, पीस एफर्ट्स चल रहे हैं, उस पर यूनाइटेड स्टेट्स ने एक तरीके से यूरोपियन यूनियन को साइडलाइन कर दिया, जो कि उसका पहले मेजर पार्टनर हुआ करता था कभी, है ना. तो वहां पर हमको ये समझ में आता है कि मेजर रीएडजस्टमेंट है दोनों के बीच में संबंधों में. आप इसे उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं कि जब शांति वार्ता की पहल शुरू हुई तो यूरोप को साइडलाइन करते हुए यूनाइटेड स्टेट्स ने सीधा मॉस्को से पीस टॉक्स करना शुरू किया सऊदी अरेबिया में, बिना यूरोपियन यूनियन को लूप में लिए हुए, बशर्ते कि यूरोपियन यूनियन का भी स्टेक आपको रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में है. तो हम इस बात को लिख सकते हैं. ओके, सो साइडलाइनिंग ऑफ EU, साइडलाइनिंग ऑफ यूरोपियन यूनियन in peace talks over Ukraine, peace talks over Ukraine. अब चूंकि यहां पर जो ओल्ड रिलेशंस है वो ब्रेक डाउन कर रहे हैं, और अगर ईयू को साइडलाइन यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा किया जा रहा है और इंडिया को मीडिएट करने की मांग कई देशों से की गई है, सो इंडिया कैन इन दिस काइंड ऑफ रीएडजस्टमेंट इंपैक्ट क्या पड़ सकता है. तो increased role of India as a mediator, increased role of India as a mediator in the peace talks, increased role of India as a mediator. हम एक मध्यस्थ की भूमिका यहाँ पर निभा सकते हैं in the peace talks. Okay, so as we know that India, it has a very positive bilateral relationship with both Ukraine and Russia. So in the case of sidelining of European Union by the United States, we can fill that space. अच्छा, दूसरी चीज ये है कि at the United Nations Forum also, United States it has shown more alliance or more alignment with Russia. United States ने United Nation में भी जब रसिया के ऊपर सैंक्शन लगाने की बात हुई तो वहां पर उसने कम से कम 2 बार रूस का साथ दिया है, ना कि यूरोपियन यूनियन का और अपने ट्रेडिशनल अलाइज का. सो इट शोज अ क्लियर रीएडजस्टमेंट इन द यूएस-यू रिलेशंस. ओके, सो वी कैन राइट दैट यूनाइटेड स्टेट्स इट अलाइंड विथ रसिया, यूनाइटेड स्टेट्स अलाइंड विथ रसिया on at least 2 occasions, on at least 2 occasions, on at least 2 occasions over Ukraine issue, departing from its traditional ally, that is यूरोपियन यूनियन. अब ये जो रीएडजस्टमेंट है इसका भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, भारत के ऊपर फिर ये दबाव बनेगा कि वो दोनों में से किसी एक पक्ष को चुने, क्योंकि यूरोपियन यूनियन भी हमारा एक स्ट्रॉन्ग अलाई है, यूनाइटेड स्टेट्स हमारा स्ट्रेटजिक अलाई है और यूरोपियन यूनियन भी हमारा स्ट्रेटजिक अलाई है. तो भारत के ऊपर ये असर पड़ेगा, इसका ये इंपैक्ट होगा इस रीएडजस्टमेंट का. सो इट विल बी अ चैलेंज फॉर अस, सो द इंपैक्ट विल बी फॉर इंडिया, क्योंकि क्वेश्चन में आपको इंपैक्ट ऑन इंडिया पूछा है इस रीएडजस्टमेंट का. सो चैलेंज फॉर इंडिया टू मेंटेन इट्स न्यूट्रल स्टैंस. तो भारत के लिए मुश्किल क्या होगा कि टू मेंटेन इट्स न्यूट्रल स्टैंस. भारत क्या है इस मामले को लेकर, भारत ने एक पोजीशन ऑफ न्यूट्रलिटी दिखाई है, जहां पर कि वो दोनों पक्ष में से किसी एक पक्ष का पूर्णतः समर्थन नहीं कर रहा और वह युद्ध विराम की बात कर रहा है. तो भारत के लिए मुश्किल होगा इसका. अच्छा, अब तीसरी बात यह है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने नाटो मेंबरशिप को लेकर, नाटो की फंडिंग को लेकर यूरोपियन यूनियन से सख्त लहजे में बातचीत करनी शुरू की है. वी नो दैट यूरोपियन यूनियन
various nations and the United States, they have formed a security architecture under NATO. और बहुत समय से यूनाइटेड नेशंस की डिमांड रही है कि द नेटो मेंबर नेशंस दे एटलीस्ट कंट्रीब्यूट 2% ऑफ देयर जीडीपी टू द नेटो बजट. ये यूनाइटेड नेशंस की मांग रही है. अब अंडर द न्यू प्रेसिडेंट, अंडर द 47th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स मिस्टर ट्रंप, यूनाइटेड स्टेट्स ने कहा है कि भाई आप इसे बढ़ाकर 2 नहीं, अब 3 से 3.5% तक जो नेटो की बजट है आप उसमें अपने जीडीपी का कंट्रीब्यूट कीजिए. सो नाउ this is a very clear shift. Now they are asserting that the nation should contribute, otherwise they will have to face consequences. So this is again a major thing. अच्छा, नेटो के ही, ये तो हो गई नेटो के फंडिंग की बात. नेटो के अगर हम मेंबरशिप के एक्सपेंशन की बात करें, सो यूनाइटेड स्टेट्स इज नॉट मच पॉजिटिव फॉर द एक्सपेंशन ऑफ नेटो, वेयर एज द यूरोपियन यूनियन इट इज समवॉट पॉजिटिव फॉर ग्रांटिंग द नेटो मेंबरशिप टू यूक्रेन. तो यहां पर फिर आप देखेंगे कि दोनों के बीच में ये रीएडजस्टमेंट वाली बात सामने आती है. किस मुद्दे को लेकर? नेटो के फंडिंग को लेकर और मेंबरशिप को लेकर. नेटो फंडिंग एंड मेंबरशिप, नेटो फंडिंग एंड मेंबरशिप. मेंबरशिप की यदि हम बात करें तो पर्टिकुलरली यूक्रेन को लेकर दोनों के जो व्यूज हैं वो कंप्लीटली विपरीत हैं. दोनों के व्यूज कंप्लीटली अलग हैं. फंडिंग को लेकर यूनाइटेड स्टेट्स का जो ट्रेडिशनल डिमांड है, नेशन शुड कंट्रीब्यूट 2%, बट नाउ अंडर द ट्रम्प रेजिम, अंडर द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, दे आर एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 3 to 3.5% ऑफ द नेशनल जीडीपी एज ए कंट्रीब्यूशन टू द नेटो बजट. तो ये सारे जो रीएडजस्टमेंट हैं उसका क्या प्रभाव पड़ेगा भारत पर? भारत के ऊपर उसका ये प्रभाव पड़ सकता है कि जो इंडिया नाटो संबंध है, इंडिया नाटो संबंध है, उसमें थोड़ी सी अनसर्टेनिटी आ सकती है. अनसर्टेनिटी इन इंडिया नाटो रिलेशंस, अनसर्टेनिटी इन इंडिया नाटो रिलेशंस. अच्छा, इसका पॉजिटिव प्रभाव क्या पड़ सकता है? पॉजिटिव प्रभाव ये पड़ सकता है कि यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोपियन यूनियन, बोथ ऑफ देम, दे कैन लुक फॉर मोर डिफेंस पार्टनर्स and strategic partners. They can look for more defense partners where partnership with nations, neutral nations like India can prove to be much crucial. तो भारत पे ये प्रभाव उसका पड़ सकता है. अच्छा, चौथी बात ये है कि the United States has historically provided a nuclear security umbrella to the European Union. यूरोपियन यूनियन को एक न्यूक्लियर सिक्योरिटी अम्ब्रेला कोल्ड वॉर के टाइम से ही यूनाइटेड स्टेट्स ने प्रोवाइड कराना जो है उन्होंने कायम रखा है. परंतु अभी यूनाइटेड स्टेट्स इज रीएडजस्टिंग इट्स पोजीशन एंड इट्स एक्सपेक्टिंग दैट, उसका ये एक्सपेक्टेशन है कि यूरोप अब इस चीज को लेकर यूनाइटेड स्टेट्स पर निर्भर ना करे. हियर द नेशंस लाइक फ्रांस, दे आर स्टेपिंग इन एंड दे आर assuring the other European Union members for the nuclear security guarantee. लेकिन यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन के बीच में क्लियर रीएडजस्टमेंट दिखता है ओवर द इशू ऑफ न्यूक्लियर सिक्योरिटी गारंटी और न्यूक्लियर सिक्योरिटी अम्ब्रेला टू यूरोपियन यूनियन बाय यूनाइटेड स्टेट्स. ठीक है, अब चूंकि अब इसमें इस पोजीशन में चेंज आया है तो अब इसमें भारत के ऊपर क्या असर पड़ेगा? भारत के ऊपर अब चूंकि वी आर ऑल्सो अ न्यूक्लियर नेशन एंड वी हैव अ नेशन, अ नेबर लाइक पाकिस्तान, हु इज कंसिस्टेंटली एक्टिंग अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया, जो भारत के हितों के विपरीत कार्य करता रहा है और वो भी एक न्यूक्लियर नेशन है. तो इस तरीके से जो न्यूक्लियर सिक्योरिटी अम्ब्रेला है, अगर यूरोपियन यूनियन का यूनाइटेड स्टेट्स अगर वहां से विड्रॉ करता है तो ये कहीं ना कहीं आपको चाइना की भूमिका को, जो चाइनाज रोल है, चाइनाज रोल, इस चीज को वो भारत, चाइना और पाकिस्तान, सो बोथ आर न्यूक्लियर नेशंस वी नो, so both China and Pakistan, so in this case it might have an impact on India with respect to our nuclear neighbors also. ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये न्यूक्लियर सिक्योरिटी गारंटी को कमजोर करेगा and the nuclear deterrence, the impact of India on India will be that the overall nuclear deterrence somewhere will get diluted. जो overall एक nuclear deterrence है वो कहीं ना कहीं कमजोर होगा as we are surrounded by nuclear nations like China and Pakistan who are not so friendly to India. Okay, and with respect to Pakistan we know that it has always carried on a policy for
प्रॉक्सी टेररिज्म, यूजिंग टेररिज्म एज अ प्रॉक्सी टूल ऑफ वॉर अगेंस्ट इंडिया। चाइना के साथ भी हम अभी रिसेंट स्कर्मिश वी हैव फेस्ड, रिसेंट border disputes with China. So we are in a tight position over this weakening of nuclear deterrence if the United States it withdraws its nuclear security umbrella to the European Union also. अच्छा, अब इसमें आगे की बात क्या होती है कि देखिए जैसे ट्रेड की हम बात करें, we talked while in the introduction that United States and European Union they have 30% of, they mutually have 30% of global goods and services trade between them. In this position, the United States is threatening not only European Union but all other countries of higher tariff rates. And United States has applied 20% tariff, traditionally 20% tariff on European Union exports. But the new under the new administration of Mr. Trump, the United States is threatening to increase it to 50%. So this new trade regime of uncertain tariffs and high tariffs, it may pose a very serious threat to the economic relation between European Union and United States. तो अब ऐसी स्थिति में भारत के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? भारत भी टैरिफ की मार का सामना कर सकता है, क्योंकि जब ट्रेडिशनल इकोनॉमिक अलाइज के साथ यूनाइटेड स्टेट्स का ये अप्रोच है, तो अन्य देशों के साथ और भारत के साथ भी वो थ्रेटन कर रहा है हाई टैरिफ रेट्स के. सो the impact on us will be high tariff rates also. Okay, it may also lead to high tariff rate for India. Acha, at the same time it provides some trade opportunities with the European Union which we will see in the later sub part of the question. अच्छा, दूसरी बात ये है कि as the European Union is thinking the United States is no more the security provider as it was, तो यूरोपियन यूनियन में भी डिफेंस एक्सपेंडिचर को बढ़ाने की बात हो रही है. अब ऐसे में जब डिफेंस एक्सपेंडिचर को बढ़ाने की बात हो रही है तो भारत के लिए इस पर क्या इंपैक्ट हो सकता है? दे विल डाइवर्सिफाई देयर डिफेंस मार्केट्स. तो वो अपने डिफेंस मार्केट्स को यूनाइटेड स्टेट्स भी और ईयू भी वो डाइवर्सिफाई करेंगे और हमें उसका लाभ मिल सकता है. ठीक है. सो दिस वाज विथ रिस्पेक्ट टू द रीएडजस्टमेंट इन यूएस ईयू रिलेशंस ऑन इंडिया. Now coming to the next sub part of the question, दूसरे सब पार्ट को देखिए. What potential does it hold for India EU partnership? अब हमें ये बताना है कि अब ये जो रीएडजस्टमेंट है इसका क्या पोटेंशियल है. What potential it holds for India EU relation or India EU partnership. Okay, so what potential it holds for India-EU partnership? The first thing is, if we see that the overall partnership between India and European Union, particularly अगर हम ट्रेड पार्टनरशिप की, ट्रेड रिलेशन की बात करें, व्यापार संबंधों की बात करें, सो यूरोपियन यूनियन इज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया. आपको ये बात ध्यान में रखना है. यूरोपियन यूनियन इज द लार्जेस्ट, यू इज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया. भारत का सबसे बड़ा यह ट्रेडिंग पार्टनर है. ओके, लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया. अगर हम ट्रेड वॉल्यूम की बात करें तो बायलैटरल ट्रेड दोनों के बीच में 2022-23 में 135 बिलियन डॉलर का था. 135 बिलियन डॉलर इन 2022-23. ओके. So now in such a case when the relation between United States and EU are getting readjusted, तो वैसी परिस्थिति में यूरोपियन यूनियन भी अपने बाजार को डाइवर्सिफाई करना चाहेगा. भारत के पास भी मौका है कि वो यूरोपियन यूनियन के साथ अपने जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के समझौते के ऊपर जो कार्रवाई रुकी हुई थी 2014 से 2022 तक, 2022 से वो प्रक्रिया फिर से शुरू हुई है, तो उसमें तेजी आएगी. ओके, सो द पोटेंशियल फॉर नाउ हियर such adjustment has the potential for signing or concluding the BTIA, bilateral trade and investment agreement, जो कि इंडिया ईयू के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का ऑफिशियल नाम है. BTIA, signing the BTIA, that is the free trade agreement. अच्छा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर 2007 से बातचीत चल रही है.
2007 से भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में। 2007 से 2014 तक ये वार्ता चली, उसका कोई परिणाम नहीं निकला। 2014 में वो वार्ता प्रक्रिया रुक गई एफटीए साइनिंग की, और 2022 में उसे फिर से शुरू किया गया है। लेकिन अभी जो परिस्थिति बन रही है यूरोपियन यूनियन के लिए, इट इज ऑल्सो इन वांट ऑफ न्यू ट्रेडिंग पार्टनर्स विथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स। तो वहां पर हमारे लिए बीटीआईए को साइन करने की संभावना यहाँ पर सामने आती है। अच्छा, दूसरी चीज है स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में भी पोटेंशियल है भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में। इफ वी टॉक अबाउट द स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, सो इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन, भारत और यूरोपीय संघ ने 2004 में स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर साइन किया था। सो द एस्टैब्लिश्ड स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, दोनों ने सामरिक साझेदारी के ऊपर 2004 में समझौता किया था। 2004 में, अच्छा, 2004 में इस समझौते के बाद दोनों देशों के बीच में जो सामरिक संबंध है, अब अभी का जो ये दौर है, वेयर द जियोपॉलिटिकल सिनेरियो इज गेटिंग शिफ्टेड एंड द यूनाइटेड स्टेट्स, it is unpredictable in terms of leadership, so providing leadership to the global order. So in that case there is a potential for closer strategic partnership between India and EU. So closer strategic partnership between India and EU, ये हमारे लिए एक पोटेंशियल की, एक संभावना की बात है। अच्छा, तीसरी चीज कि एज यू सी इन द रिसेंट टाइम्स यूनाइटेड स्टेट्स ने क्या किया है, वो पेरिस क्लाइमेट डील से बाहर हो गया, यूनेस्को से बाहर हो गया, मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन से वो बाहर हो रहा है, और इट इज थ्रेटनिंग टू कम आउट ऑफ दैट, है ना, ग्रुपिंग से। तो वैसी स्थिति में, और खासकर जो एक रूल बेस्ड ऑर्डर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2, अ रूल बेस्ड ऑर्डर वाज अटेम्प्टेड टू बी एस्टैब्लिश्ड। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक रूल बेस्ड ऑर्डर को स्थापित करने का प्रयास अमेरिका के द्वारा और यूरोपीय देशों के द्वारा किया गया था। उदाहरण के लिए हम ब्रेटन वुड्स ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, है ना, तो उस तरीके से एक मल्टीलैटरल ऑर्डर इस्टेब्लिश करने की बात की गई थी। अब वो मल्टीलैटरल ऑर्डर कहीं ना कहीं कमजोर होता दिखता है, क्योंकि जो यूएस और यूरोपियन यूनियन के बीच में संबंधों की स्थिति आज के समय में है, तो उसको मजबूत करने के लिए यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच के संबंधों में कई संभावनाएं हैं। सो इंडिया एंड ईयू दे कैन कोलैबोरेट, इंडिया एंड ईयू दे कैन कोलैबोरेट फॉर स्ट्रेंथनिंग मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस, फॉर स्ट्रेंथनिंग multilateral institutions, and restoring a rule based world order, and restoring a rule based वर्ल्ड ऑर्डर, है ना। ये पोटेंशियल हम दोनों के, भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में संबंधों में यहाँ बात सामने आती है। हमने पेरिस क्लाइमेट डील से यूएस के विड्रॉवल की बात की। हम जानते हैं कि इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स को लेके यूरोपियन यूनियन का कंसर्न काफी ज्यादा रहा है, सीएबीएम जैसे वो मैकेनिज्म को लेकर आया है, और हम ये भी देख रहे हैं कि जो वैश्विक तापमान वृद्धि है वो काफी तेजी से हो रही है, और पेरिस डील में भी जो तय किए गए डेडलाइंस थे और टेम्परेचर को लेकर जो एक लिमिट सेट की गई थी, हम उसको समय से बहुत पहले ब्रीच करते हुए दिख रहे हैं। तो वैसे में ओवर दिस ग्लोबल चैलेंजेज, जैसे क्लाइमेट चेंज को लेकर भारत के भी कंसर्न है। भारत, India is the most populous nation in the world, so the impact of climate change on India will be multidimensional. So we have shared concern over climate change. So cooperation over issues like climate change, potential कहाँ पे है readjustment का, so cooperation over issues like climate change, issues like climate change between India and European Union। अच्छा, पांचवी बात यह है कि व्हेन यूरोपियन यूनियन इज लुकिंग फॉर न्यू डिफेंस पार्टनर्स, इकोनॉमिक पार्टनर्स, जो पुराने सहयोगी और साथी देश हैं उनके साथ संबंध को और मजबूत बनाने का प्रयास किया जा रहा है, तो भारत वहां पर एक बहुत ही अच्छे विकल्प के रूप में यूरोपियन यूनियन के सामने आता है, जहां पर कि हम और
इन संबंधों को कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स के जरिए मजबूत बना सकते हैं. ओके, सो देयर इज पोटेंशियल फॉर मोर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स बिटवीन इंडिया एंड यूरोप दो दे आर डिस्टेंटली प्लेस्ड. ठीक है, तो उसका उदाहरण आपको इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के रूप में मिलता है, जहां पर कि भारत अपने ग्लोबल और रीजनल लीडरशिप को शोकेस कर रहा है. तो पोटेंशियल है कि हम इस तरीके के जो प्रोजेक्ट्स हैं, कॉरिडोर्स हैं, इसको हम और ज्यादा मजबूत बनाएं और इस तरीके के कई सारे प्रोजेक्ट्स को जो कि भारत और यूरोप को जोड़ता हो, मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट्स के जरिए इस तरीके से इंडिया यूरोप की कनेक्टिविटी को improve करें. So this is another potential for India and Europe. Okay, so increased connectivity projects, for example, उदाहरण के लिए बात करें, so India Middle East Europe economic corridor, that is IMEC. Okay, now you see that it is very clear. United States and European Union, they have a ruptured partnership at the present moment, and it gives an opportunity for India to strengthen its partnership in various domains with the European Union. At the same time, it also has to deal with the challenges and opportunities which is been thrown by the United States, क्योंकि वो सभी बातें जो uncertainties हैं, multilateral world order का weakening है, ये सभी चीजें इंडिया को भी प्रभावित करेंगी. तो हम ये कह सकते हैं कि यूएस के विड्रॉवल या ये जो रीएडजस्टमेंट है यूएस के चेंज्ड पॉलिसी और पर्सपेक्टिव के कारण, सो इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन दे कैन कोलैबोरेट ओवर ग्लोबल इश्यूज, global challenges like climate change, terrorism, environmental conservation, health, trade, economy. So they can collaborate with each other on these global issues to leverage the opportunity of this readjustment between United States and European Union. तो इस तरीके से एक larger perspective में हम अपनी बात को conclude कर सकते हैं. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर. So question number 11, the impending delimitation exercise in India. Delimitation exercise in India requires a delicate balancing of democratic representation with federal equity. You have to read the statement very carefully. With federal equity, elaborate. What are the international practices in this regard? What are the international practices in this regard? What could be an ideal solution to this issue in the Indian context? Now, you have to answer in 250 words as we have come to question number 11 and the question is of 15 marks. हिंदी में देखते हैं. भारत में आसन्न परिसीमन कार्यक्रम के लिए संघीय समानता के साथ लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व के नाजुक संतुलन की आवश्यकता है ना. संघीय समानता, फेडरल इक्विटी एज वेल एज लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व के नाजुक संतुलन की आवश्यकता है. विस्तार पूर्वक समझाइए. अब इसमें आपको देखिए टेल वर्ड क्या है, डायरेक्टिव वर्ड इलैबोरेट, विस्तार पूर्वक समझाना है आपको. इस संबंध में अंतरराष्ट्रीय प्रथाएं क्या है, भारतीय संदर्भ में इस मुद्दे का आदर्श समाधान क्या हो सकता है. नाउ दिस क्वेश्चन हैज 3 सब पार्ट्स. 3 सब पार्ट हैं इस क्वेश्चन के और आपको तीनों को डील करना है. 250 शब्दों में लिखना है. 15 मार्क्स का ये आपको क्वेश्चन है. तो क्वेश्चन अब चूंकि 3 सब पार्ट्स हैं तो मोर और लेस आपका जो डिवीजन है वो प्रोपोर्शनेट इंपॉर्टेंस के हिसाब से होना चाहिए कि किस उपभाग को, सब पार्ट को कितना वेटेज देना है. आप इस हिसाब से, अब चूंकि अब पहला जो सब पार्ट है इसको इलैबोरेट करना है तो स्वाभाविक रूप से इसमें जो 3 सब पार्ट बन रहे हैं, एक सब पार्ट ये है, दूसरा सब पार्ट ये है और तीसरा सब पार्ट आपको यहां पर है. सो दिस इज सब पार्ट नंबर 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3. तो प्रश्न आप समझ गए होंगे. परिसीमन की जो एक्सरसाइज होती है, डिलिमिटेशन एक्सरसाइज. अच्छा, अब उसको लेकर यह प्रश्न है. अब तीनों सब पार्ट में वेटेज किस हिसाब से देना है, क्योंकि पहला विस्तार पूर्वक समझाइए कह रहा है तो 250 वर्ड्स में से एटलीस्ट आपको 50% या 125 वर्ड्स इस पोर्शन को डेडिकेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपको विस्तार पूर्वक समझाने की बात की गई है. और जो बाकी 2 हैं उसमें आपको 50 से 60 शब्दों में अपनी बात को पूरा करना होगा. ठीक है, 60 वर्ड्स. तो 50% वेटेज शुड बी गिवन टू द फर्स्ट सब पार्ट एंड द रिमेनिंग 2 शुड बी गिवन
25% वेटेज और 1/4 ऑफ द वर्ड शुड बी रिटन। अच्छा, अब चलिए अब शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन में। हम इसमें क्या लिख सकते हैं? डिलिमिटेशन प्रोसेस के ऊपर, एक्सरसाइज के ऊपर क्वेश्चन है, तो इस आंसर की शुरुआत हम कहां से कर सकते हैं? आइए देखते हैं। सो वी कैन स्टार्ट विथ इन द कंटेक्स्ट ऑफ डिलिमिटेशन एक्सरसाइज, as it is dealing with delimitation exercise, so we can talk directly with the meaning of delimitation. We can talk with the meaning of delimitation. What do we mean by delimitation? Meaning of delimitation. So that is one approach. Meaning of delimitation. Delimitation किसे कहते हैं? हिंदी में परिसीमन बोलते हैं। चुनाव के लिए, विधानसभा और लोकसभा के चुनाव के लिए, फॉर द पर्पसेस ऑफ इलेक्शन टू लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. So constituencies are divided and the boundaries of constituencies are fixed in the states. Number of seats and the boundaries of constituencies, they are fixed in the states for the purpose of elections to Lok Sabha and the state legislative assembly. This process is called delimitation. इस process को हम delimitation बोलते हैं। बात आ रही है समझ में? चुनाव के लिए हमें constituencies determine करनी होती हैं, total number of seats fix करना होता है, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूएंसीज की जो बाउंड्रीज हैं, जो सीमाएं हैं, उसको भी हमें डिटरमाइन करना होता है। इस डिटर्मिनेशन की प्रक्रिया को हम डिलिमिटेशन कहते हैं या परिसीमन कहते हैं, ठीक है? बात आ गई समझ में? अब इसका कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है? वेयर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस ऑफ डिलिमिटेशन? सो द कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस ऑफ डिलिमिटेशन यू विल फाइंड इन आर्टिकल्स 82 and 170 of the Indian Constitution. Article 82 and 170. Both these articles, they empower the parliament to determine the authority and the method for the allocation or the readjustment after each census. हर सेंसस के बाद, हर जनगणना के बाद, हम जानते हैं कि भारत में प्रति 10 वर्ष, every 10 years there is the provision for census, there is the convention for census. So Article 82 and Article 170, both of them, they empower the parliament to determine the authority and the method of readjustment of seats after each census. After each census. तो constitutional provision कहाँ है? Article 82 में और Article 170 में. Now as we are acquainted with the delimitation exercise, okay? Delimitation exercise. तो डिलिमिटेशन एक्सरसाइज किसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है? Who is responsible for conducting this exercise, this process? So that body is known as delimitation commission. Delimitation commission कहते हैं, परिसीमन आयोग कहते हैं. And this delimitation commission is a statutory body. यह भारत सरकार के द्वारा स्थापित की जाती है. Appointed by the president. Delimitation commission is appointed by the president. Appointed by the president, though it is a statutory body, appointed by the president. Statutory body हम उसे कहते हैं जिसकी स्थापना किसी संसद के द्वारा पारित कानून से की जाती है. तो अभी हमने देखा कि आर्टिकल 82 और आर्टिकल 170 में कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को यह पावर दिया है कि वो वैसी अथॉरिटी को और मेथड को डिटरमाइन करे जिससे कि सीट्स के रीएडजस्टमेंट को डिटरमाइन किया जा सके आफ्टर एवरी सेंसस. फाइन, ओके, तो हम इस तरीके से बात को शुरू कर सकते हैं. नाउ कमिंग टू द पॉइंट दैट व्हेन वी टॉक अबाउट डिलिमिटेशन एक्सरसाइज, particularly in India, that is due, that is impending, that is about to happen. 2021 में निर्धारित जनगणना की जानी थी, लेकिन कोविड-19 के कारण वो कार्यक्रम व्यवधान हो गया उस कार्यक्रम में. And also by delays due to the central government, so the schedule of the census got delayed and the process of the census has been initiated. तो अगले साल सेंसस जो कंप्लीट होने वाला है उसके बाद डिलिमिटेशन एक्सरसाइज की प्रक्रिया की जाएगी. अब उसमें कुछ चुनौतियां सामने आ रही हैं. देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स एंड द प्रॉब्लम पर्टिकुलरली विथ रिस्पेक्ट टू मेंटेनिंग द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन. मेंटेनिंग द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन and balancing it with federal equity
इक्विटी। अब ये देखिए कितना चुनौतीपूर्ण है। लोकतंत्र कोई आसान व्यवस्था नहीं है, लोकतंत्र बहुत चुनौतीपूर्ण व्यवस्था है, परंतु इसी एडजस्टमेंट को, इसी एकोमोडेशन को स्टैब्लिश करना डेमोक्रेसी की ब्यूटी है। अब जब हम नए सिरे से सीटों का निर्धारण करेंगे, अलग अलग राज्यों के बीच में सीटों का बंटवारा करेंगे, तो सीटों के बंटवारे में अब समय के साथ राज्यों की जनसंख्या में भी वृद्धि हुई है, एंड द पॉपुलेशन इंक्रीज हैज नॉट बीन एट अ यूनिफॉर्म रेट अक्रॉस द कंट्री. Northern states, particularly states like Uttar Pradesh, Bihar, Rajasthan, Madhya Pradesh, they have seen much larger increase in their population compared to the northeastern states or the southern states. तो ऐसे में क्या होगा, जब जनसंख्या में प्रोपोर्शन के आधार पर सीटों का बंटवारा होगा, तो ऐसे राज्य जिनकी जनसंख्या की वृद्धि दर कम है उनको नुकसान हो जाएगा, या फिर जिन राज्यों में जनसंख्या स्थिर हुई है उनको सीटों के मामले में नुकसान हो जाएगा. ओके नाउ, लेकिन दूसरी तरफ क्या है, द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल. सो देयर इज द चैलेंजिंग टास्क ऑफ मेंटेनिंग द डेलिकेट बैलेंस बिटवीन द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स एंड द प्रिंसिपल ऑफ फेडरल इक्विटी. राज्यों में जनसंख्या के आधार पर सीटों का आवंटन भी होना चाहिए, और यह भी हमें देखना है कि वैसे आवंटन में जो अधिक जनसंख्या या तेजी से जनसंख्या विकास वाले राज्य हैं उनको कहीं ज्यादा लाभ ना मिल जाए. एक तरफ तो ये बात है, फेडरल इक्विटी की बात है, दूसरी तरफ बात है कि द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स ऑफ वन पर्सन वन वोट, और कई सारे डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हैं जिसकी हम अभी आगे बात करेंगे. सो दोज प्रिंसिपल्स शुड नॉट बी हार्म्ड, ओके, एंड देयर मस्ट बी अ बैलेंस, and there must be a balance between these two. So let us see how it can be managed. So this delicate balance, as we are talking about the delicate balance between democratic principles, democratic principles and federal equity in delimitation process. ठीक है, हम इस चीज पर बात करेंगे. ओके, नाउ कमिंग टू द पॉइंट, व्हाट आर द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स विथ रिस्पेक्ट टू रिप्रेजेंटेशन. प्रतिनिधित्व के मामले में अगर हम बात करें तो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स क्या माने जाएंगे. सो लेट अस राइट देम डाउन. द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, लोकतंत्र में हम किन सिद्धांतों का पालन करते हैं विशेषकर चुनावों के संदर्भ में. सबसे पहली बात क्या होती है, वन पर्सन वन वोट. हर व्यक्ति को वोट करने का समान अधिकार और हर व्यक्ति के वोट की कीमत एक बराबर. सो वन पर्सन वन वोट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इलेक्टोरल प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी. इक्वल सफ्रेजेट, सभी को इक्वल वोटिंग की, सबके वोट की इक्वल वैल्यू. अच्छा, दूसरी चीज कि हम इंक्लूसिव रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, इंक्लूसिव रिप्रेजेंटेशन की. सो देयर इज द प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन टू सच सेक्शंस ऑफ पॉपुलेशन हु आर अंडर represented or who are underrepresented in electoral representation. ठीक है, तो उसके लिए आपको प्रोविजन कहां पर मिलता है, अफर्मेटिव एक्शन के थ्रू, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल्ड क्लास, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स. अफर्मेटिव एक्शन, और वो किस माध्यम से, रिजर्वेशन पॉलिसीज के माध्यम से. रिजर्वेशन ऑफ सीट्स किसके लिए, एससीज और एसटीज के लिए. प्रोविजन कहां पर है कॉन्स्टिट्यूशन में, यू मस्ट बी वेरी गुड विद द इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन while you are talking about polity. So for SCs, the provision for reservation of seats in the House of People, that is Lok Sabha, and state legislative assemblies is mentioned in Article 330, and the corresponding provision for reservation of seats for scheduled tribes is mentioned in Article 332. तो इसमें प्रिंसिपल क्या है कि ओवरऑल पॉपुलेशन में जो इनकी जनसंख्या का प्रतिशत होगा, प्रोपोर्शन होगा, उसी हिसाब से इनके लिए सीटें आरक्षित की जाएंगी. अब जैसे जनसंख्या में मान लीजिए कि जो पुरानी व्यवस्था अभी तक चली आ रही है कि शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 15% सीट रिजर्व है, तो वो इस बेसिस पर है कि पूरे ओवरऑल पॉपुलेशन में उनकी जनसंख्या का प्रतिशत 15 है, तो उसी अनुपात में उन्हें कुल सीटों में भी प्रोपोर्शन उसी हिसाब से दिया गया है.
ठीक है। अच्छा, अब तो क्या है कि आफ्टर द 106th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, आफ्टर द 106th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2023, women have also been given reservation in the Lok Sabha and the state legislative assemblies. So when you talk about democratic principles, जब हम democratic principles की बात करते हैं तो reservation to the underrepresented sections or the weaker sections is also a democratic principle which you have to balance while doing the delimitation exercise. उसके बारे में भी बात करेंगे। अच्छा, तीसरी बात क्या है कि participation of electorate, participation of electorate. So the third democratic principle is that there should be inclusive and fair participation of electorate. जो participation है वो fair होना चाहिए, fair participation of electorate. So that is also an important principle. अब आप देखिए कि किस तरीके से उससे मुद्दे विकसित होते हैं। So let us start talking with one person one vote. मान लीजिए कि जहां पर जनसंख्या में जिन राज्यों में वृद्धि हुई है, तो जनसंख्या में वृद्धि होने के बाद वहां पर अपेक्षित किया जाएगा कि नंबर ऑफ सीट्स भी आने वाले डिलिमिटेशन के बाद ज्यादा होने चाहिए। एज इट अगर वहां पर सीटें या तो उतनी ही रहें या कम जाएं तो वो वन पर्सन वन वोट प्रिंसिपल का वायलेशन होगा या नहीं? जितने व्यक्ति उतने वोट, अगर इस सिद्धांत को माना जाए तो जनसंख्या में वृद्धि के साथ सीटों में भी वृद्धि होनी चाहिए या नहीं? ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर सीटों में वृद्धि होगी तो जिन राज्यों में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर अच्छे पहल उठाए गए, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन वहां पर किया गया, पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स उठाए गए, वहां पर वैसे राज्यों को नुकसान होगा। जिन राज्यों में जनसंख्या तेजी से बढ़ी है उनको फायदा होगा। तो क्या ये फेडरल इक्विटी के प्रिंसिपल को वायलेट नहीं करता? वायलेट करता है। तो डिलिमिटेशन एक्सरसाइज में क्या इस चीज को बैलेंस नहीं किया जाना चाहिए? क्या वैसे स्टेट्स या दक्षिण भारत के राज्य या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जिन्होंने की पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर काफी अच्छे पहल किए और उसके परिणाम उन्हें मिले, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन हुआ, क्या उन्हें नुकसान होना चाहिए? तो इससे क्या होगा? अगर उन्हें नुकसान होता है सीटों का, सो दोज स्टेट्स एंड द पीपल दे विल गेट एलिनेटेड एंड द फेडरल इक्विटी प्रिंसिपल विल गेट वायलेटेड। ओके, सो नाउ अब ये बात आ गई। लेकिन दूसरी तरफ क्या उन राज्यों में जहां पर की जनसंख्या वृद्धि हुई है, अगर सीटें उतनी ही रहें तो वन पर्सन वन वोट प्रिंसिपल का वायलेशन है। दैट इज व्हाई in the delimitation exercise a delicate balance is required to be put into these two things. Now let us come to the inclusive representation. Inclusive representation में जब हम आते हैं तो हमने रिजर्वेशन ऑफ सीट्स की बात की, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की। अच्छा, उसके पहले हम एक बात ये समझ लें कि वन पर्सन वन वोट वाला जो प्रिंसिपल है, वन पर्सन वन वोट वाला, अगर हम पास्ट में जाएं तो भारत में अभी तक 4 बार डिलिमिटेशन कमीशन स्टैब्लिश किया जा चुका है। 4 times the delimitation commission has been established 4 times in the year 1952, 1962, 1972 and 2002, 2002 4 बार। and this was one of your UPSC prelims PYQ also asked in UPSC prelims. okay, और जो डिलिमिटेशन प्रोसेस है वो भारत में 3 बार एक्सरसाइज किया गया है, 1951, 1961 and 1971. Okay, so the delimitation exercise, it has been carried on in India in the past 3 occasions, in 1951, 1961 and 1971. Now see, during the delimitation exercise of 1971, the number of seats in Lok Sabha were freezed or fixed at 543. 1971 के जो डिलिमिटेशन परिसीमन का कार्यक्रम चलाया गया था उसमें लोकसभा की सीटों को 543 पर फिक्स कर दिया गया था टिल द ईयर 2000। अब इस चीज को समझिएगा, टिल द ईयर 2000। फाइन। बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976, किस अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976, which made a change or which amended Article 81, which amended Article 81. Now it was extended, so this freeze in the increase or decrease of number of seats, this was
फर्दर एक्सटेंडेड टू द ईयर 2026। ये किस अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा किया गया? 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002। तो 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 ने क्या कर दिया कि जो लोकसभा की जो सीटें हैं उसे 2026 तक के लिए फ्रीज कर दिया। एंड द बेसिस वाज 1971 सेंसस। तो 1971 सेंसस के बेसिस पर जो सीट का एलोकेशन किया गया था वो 2000 तक चला 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के कारण। अच्छा, उसके बाद फिर 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने सेम सीट एलोकेशन को कंटिन्यू एक्सटेंड कर दिया 2026 तक। सो दिस वाज द थिंग। अब इस दौरान तो पॉपुलेशन चेंजेस हुए ही, है ना, तो हम उन्हीं चीजों की बात कर रहे थे। दूसरी तरफ देखिए, अभी हमने बात की इंक्लूसिव रिप्रेजेंटेशन की, तो एससी जो एसटीज के भी पॉपुलेशन में जो प्रोपोर्शन है, जो कॉम्पोजिशन है, क्या वो अक्रॉस सेंसस सेम रहा है? सेम नहीं रहा है ना। अभी हाल में ही बिहार ने सेंसस किया था, ठीक है, तो बिहार ने जो सेंसस किया तो उसमें ये पाया गया कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स का जो प्रोपोर्शन है पॉपुलेशन में ओवरऑल, उसमें वृद्धि हुई है। सो इफ वी टॉक अबाउट द इम्पेंडिंग डिलिमिटेशन एक्सरसाइज, क्या उन चीजों को ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए डिलिमिटेशन करते समय? और क्या इससे फेडरल इक्विटी का प्रिंसिपल वायलेट नहीं होता है? अगर कहीं पर एससी एसटी की जो पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन है अगर वो ज्यादा हो गया या कम हो गया, तो क्या इससे जो जनरल क्लास की सीटें हैं वो कम नहीं होती? फेडरल इक्विटी का प्रिंसिपल कम नहीं होता, है ना? रीजनल रिप्रेजेंटेशन का प्रिंसिपल यहाँ पे वायलेट नहीं होता। सो ऑल दीज फैक्टर्स हैव टू बी टेकन इनटू अकाउंट। Also, the increased complexity with the reservation for women under Article 332, 330A, 332A and 334A, इन तीन आर्टिकल को आर्टिकल 330A, 332A and 334A, these three articles were introduced or inserted by the 106th Constitutional Amendment Act, ठीक है, जिसके द्वारा कि महिलाओं को आरक्षण देने का प्रावधान किया गया। उसमें विशेषकर आर्टिकल 334A में यह बात कही गई है कि द रिजर्वेशन टू विमेन विल बी ग्रांटेड कंटिंजेंट अपॉन द नेक्स्ट डिलिमिटेशन एक्सरसाइज। सो जो अगला डिलिमिटेशन एक्सरसाइज होगा उसके बाद ही महिलाओं के लिए आरक्षण प्रभावी होगा। सो नाउ दिस प्रिंसिपल ऑल्सो डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन एज वेल एज फेडरल इक्विटी, now there is a conflict. So in the impending delimitation exercise a delicate balance has to be maintained. Fine. Now we come to the participation of electorate. So there must be a fair participation of electorate also. It is a major democratic principle. अब जैसे यहाँ पर हम देखें उदाहरण के रूप में, जैसे यदि हम यहाँ पर उदाहरण के रूप में देखें, if we take an example, so if we take an example, now there are multiple constituencies, let's say कि अगल बगल में 3-4 constituencies हैं, okay, now see, मान के चलिए कि अगर 4 constituencies हैं और कोई एक पॉलिटिकल पार्टी है, लेट्स से A, और A के जो वोटर्स हैं वो, एंड द प्रेजेंट बाउंड्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर लाइक दिस, प्रेजेंट बाउंड्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी इज लाइक दिस, पर पॉलिटिकल पार्टी A के जो वोटर्स हैं वो मान के चलिए कि लेट्स से अगर वो इस एरिया में ज्यादा कंसंट्रेटेड है, इस एरिया में, नाउ if the delimitation exercise is done in a manner to benefit a certain political party, if the boundaries of the constituencies they are so drawn and manipulated to benefit a certain political party, that process is called gerrymandering. That process is called gerrymandering. और ये जो जेरीमेंडरिंग है that goes against the democratic principles as well as the principle of federal equity. So this thing also has to be taken into account while talking about the delimitation exercise. Okay, so we have to take into account also this. अब मान लीजिए कि इस पॉलिटिकल पार्टी के अगर जो समर्थक हैं वो इस क्षेत्र में ज्यादा हैं और कुछ इस प्रकार से जो अगला डिलिमिटेशन हो, अगर इस प्रकार से हो, जो अगला डिलिमिटेशन है वो मान लीजिए कि अगर इस प्रकार से हो, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी बनाई जाए, दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी बनाई जाए और तीसरी और चौथी इस प्रकार से बनाई जाए, तो क्या इस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को बेनिफिट नहीं होगा, है ना? सो इट विल बेनिफिट द पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी. ओके, नाउ
हाउ टू मेक अ बैलेंस. नाउ द states which have worked better for the population stabilization, उनको भी पनिश नहीं करना है. वन मैन वन वोट, वन पर्सन वन वोट प्रिंसिपल को भी फॉलो करना है. इंक्लूसिव पार्टिसिपेशन और एफर्मेटिव एक्शंस को भी साथ में लेकर चलना है. तो उसके लिए क्या समाधान हो सकता है? व्हाट कैन बी द सॉल्यूशंस and what are the international best practices? Now we come to the next thing, the international best practices. What are the international best practices in this regard? International best practices in this regard. So let us take the example of United States, that is the one of the typical example of federal system. तो यूनाइटेड स्टेट में आप देखेंगे तो वहां पर जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स जो भारत में लोकसभा के समान है, द लोअर हाउस, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स. तो देयर इज अ फ्रीज ऑन द नंबर ऑफ सीट्स इन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स दैट इज फिक्स्ड एट 435 सिंस 1913. तो 1913 से लेकर अभी तक वो सीट की जो संख्या है वो फिक्स है, दैट हैज नॉट बीन चेंज्ड. वेयर एज द पॉपुलेशन इफ यू सी 1911 से अगर हम 2023 के बीच में तुलना करें यूनाइटेड स्टेट्स के पॉपुलेशन की, तो वो लगभग 4 गुना बढ़ चुका है. सो दैट हैज मल्टीप्लाइड बाय, दैट हैज इंक्रीज्ड बाय 4 times. ओके, बट द सीट हैज रिमेन्ड अनचेंज्ड. और वहां पे क्या पॉलिसी फॉलो की जाती है? द मेथड इज the policy of equal proportion, policy of equal proportion. यानी जितने भी राज्य हैं, there are total 50 states in United States. यूनाइटेड स्टेट्स में टोटल 50 राज्य हैं. तो टोटल 50 स्टेट्स जो हैं, जितने भी स्टेट्स हैं, हर सेंसस के बाद सीटों में बदलाव किया जाता है स्टेट के पॉपुलेशन के हिसाब से. लेकिन ये इक्वल प्रोपोर्शन की पॉलिसी या मेथड फॉलो की जाती है जिसमें कि राज्यों के बीच में सीटों के बंटवारे में कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं आता. जैसे अगर हम हालिया परिवर्तन के बारे में बात करें, सो आफ्टर द प्रेजेंट सेंसस, आफ्टर द लेटेस्ट सेंसस, almost in 37 states there was no change in seats. In one state, particularly Texas, so Texas it gained 2 seats. 5 other states they gained 1 seat each, and there were 7 states that lost 1 seat. ओके, तो इससे कोई बहुत सिग्निफिकेंट अंतर वहां पर राज्यों के बीच में सीटों के बंटवारे को लेकर नहीं आता है. अब दूसरी बात, जब हम यूरोपियन यूनियन की करते हैं, यूरोपियन यूनियन में 720 सीट हैं और वहां पर जो पॉलिसी है वो डिग्रेसिव प्रोपोर्शन की पॉलिसी फॉलो की जाती है. द पॉलिसी ऑफ डिग्रेसिव और डिग्रेसिंग प्रोपोर्शन, पॉलिसी ऑफ डिग्रेसिंग प्रोपोर्शन. वहां क्या किया जाता है कि सेंसस के बाद जो नंबर ऑफ सीट्स हैं, नंबर ऑफ सीट्स, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ सीट्स एंड टोटल पॉपुलेशन, it increases with increasing population. So number of seats and population. अगर मान लीजिए किसी भी राज्य की जो जनसंख्या है, या यू के केस में हम बात करें तो 27 मेंबर नेशंस हैं उसमें, तो किसी भी देश की अगर जनसंख्या ज्यादा बढ़ गई तो वहां पर सीट और जनसंख्या का अनुपात बढ़ता जाएगा. जितनी ज्यादा जनसंख्या बढ़ेगी, सीट और जनसंख्या का अनुपात उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा. तो इससे यह प्रयास किया जाता है कि एटलीस्ट एक इक्विटी मेंटेन की जा सके, पॉपुलेशन इंक्रीज में भी और जहां पर पॉपुलेशन स्टेबल है वहां पर भी. सो दीज आर द इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड वी कैन कंसीडर देम इन द इंडियन कंटेक्स्ट ऑल्सो. लेकिन यदि हम बात करें कि भाई इंडियन कंटेक्स्ट में इसका क्या आइडियल सॉल्यूशन होना चाहिए, ओके, सो व्हाट शुड बी द आइडियल सॉल्यूशन, व्हाट शुड बी द आइडियल सॉल्यूशन इन इंडियन कंटेक्स्ट, इन इंडियन कंटेक्स्ट. तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? हमारे पास ऑप्शन एक तो ये है कि हम सीट की संख्या को उतना ही रहने दें, 543 लोकसभा में या जो स्टेट असेंबलीज हैं, और हमारे पास दूसरा ऑप्शन है कि हम सीट की संख्या में वृद्धि करें. ठीक है, क्या कोई बीच का रास्ता है? क्या कोई और दूसरा सॉल्यूशन है? सो वन सॉल्यूशन कैन बी लाइक, सी, if there is
any change in the number of seats based upon the population increase, then it is certain that the South Indian states and the northeastern states will have to suffer. It will lead to the violation of federal equity. फेडरल इक्विटी का प्रिंसिपल वायलेट होगा यहाँ पर. तो क्या किया जाए? क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि जो लोकसभा है, लोकसभा की सीट्स को अगर हम चेंज ना करें, लोकसभा और राज्यसभा की जो सीटें हैं वो अनचेंज्ड रहें. सो द लोकसभा एंड राज्यसभा सीट्स दे आर अनचेंज्ड. राज्यसभा में क्यों कह रहा हूं वो आपको अभी समझ में आ जाएगा. एंड वी चेंज द नंबर ऑफ सीट्स इन स्टेट असेंबलीज. क्या हम ऐसा कर सकते हैं? अब इसके पीछे क्या रैशनल हो सकता है? देखिए, लोकसभा की जो सीटें हैं उससे एमपी इलेक्ट होते हैं एंड द टास्क ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज टू लेजिस्लेट ओवर यूनियन लिस्ट, legislate over subjects of union list. They also work for ensuring the accountability of the union government. तो वहां पर हम सीटों की संख्या में बदलाव ना करें ताकि हर स्टेट के लिए फेडरल इक्विटी के प्रिंसिपल को फॉलो किया जा सके, वहां पर कोई दिक्कत ना हो किसी भी राज्य को. और दूसरी चीज कि हम स्टेट असेंबलीज में जो एमएलए की संख्या है, एमएलए की सीट्स हैं, उसमें हम जनसंख्या के हिसाब से वृद्धि कर दें, जनसंख्या के हिसाब से हम प्रोपोर्शनल इंक्रीज कर दें. अगर हम यहां पर प्रोपोर्शनल इंक्रीज कर देते हैं तो इससे, और इस तरीके से करें कि राज्यसभा की सीट में कोई परिवर्तन ना आए, मींस द नंबर ऑफ सीट्स इन राज्यसभा इज फ्रीज्ड whereas the number of seats of MLAs in the legislative assemblies it is proportionally increased. तो इससे फेयर रिप्रेजेंटेशन, इक्वल रिप्रेजेंटेशन, वन पर्सन वन वोट का भी प्रिंसिपल सिक्योर हो जाएगा और साथ ही साथ फेडरल इक्विटी में भी एक बैलेंस मिल सकता है. सो वी कैन टेक दिस रूट ऑल्सो और यू कैन सजेस्ट सम अदर ऑप्शन ऑल्सो. आप कोई और ऑप्शन भी सजेस्ट कर सकते हैं. फाइन. सो अल्टीमेटली वी कैन से एज अ कंक्लूजन दैट जो डिलिमिटेशन एक्सरसाइज है यह भारत के लोकतंत्र के लिए एक बहुत सिग्निफिकेंट एक्सरसाइज है. So it works as the foundation of the electoral process in India, and fairness, inclusivity, equity in this process is essential for safeguarding Indian democracy. तो उसके मूल में यही बात है. ओके, फाइन. अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर. क्वेश्चन नंबर 12. The Supreme Court of India has made a clear shift. Supreme Court of India has made a clear shift in its stand over the conflict between right to property and the cause of social welfare by the state through redistribution. Discuss with relevant case laws. अब इस क्वेश्चन में आपको रेलेवेंट केस लॉज के साथ डिस्कस करना है. केस लॉज का क्या मतलब होता है? सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट के जरिए सर्टेन केसेस में जो लीगल स्टैंड को रखा है, दैट इज नोन एज केस लॉज. उन जजमेंट्स के जरिए जो लीगल स्टैंड डेवलप होता है वैसे हम केसेस को, वैसे जजमेंट्स को केस लॉ के रूप में जानते हैं. सो डिस्कस विथ रेलेवेंट केस लॉज एंड यू हैव टू आंसर इन 250 वर्ड्स. द क्वेश्चन इज ऑफ 15 मार्क्स. हिंदी में देखते हैं प्रश्न को. भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संपत्ति के अधिकार और राज्य द्वारा पुनर्वितरण के माध्यम से सामाजिक कल्याण के उद्देश्य के बीच संघर्ष पर अपने रुख में स्पष्ट बदलाव किया है. यानी पहले जो सुप्रीम कोर्ट का रुख था इस विषय को लेकर, संपत्ति के अधिकार और पुनर्वितरण के माध्यम से सामाजिक कल्याण जो राज्य के द्वारा किया जाता है, दोनों के बीच में टकराव, संघर्ष, इस पर सुप्रीम कोर्ट का पहले जो मत था अब उस मत में स्पष्ट बदलाव आया है. प्रासंगिक वाद विधियों के साथ विवेचना कीजिए. प्रासंगिक वाद विधियों के साथ, केस लॉज के साथ विवेचना कीजिए. आपको डिस्कस करना है, विवेचना कीजिए. ठीक है. उत्तर 250 शब्दों में आपको देना है. तो प्रश्न समझ में आ गया. प्रश्न ये कह रहा है कि राइट टू प्रॉपर्टी और सोशल वेलफेयर बाय स्टेट थ्रू रीडिस्ट्रीब्यूशन. So social welfare by the state through redistribution is a directive principle of state policy under Article 39B of the Indian Constitution. ठीक है. तो एक तरफ फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल राइट था, which was made a legal right after the 44th Constitution Amendment Act 1978.
तो सुप्रीम कोर्ट का जो ओपिनियन रहा है इन दोनों के बीच में टकराव को लेकर, राइट टू प्रॉपर्टी, और दूसरी तरफ जो डीपीएसपी है, सोशल वेलफेयर बाय डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस, तो सुप्रीम कोर्ट का इसको लेकर मत में बदलाव आया है, उसी की विवेचना करनी है केस लॉज की सहायता से। ठीक है, तो प्रश्न ये कह रहा है। अब प्रश्न थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है ये पॉलिटी का, जहां पर कि आपको रोल ऑफ लेजिस्लेचर, रोल ऑफ जुडिशियरी, जुडिशियल रिव्यू, पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल राइट्स, इन सभी चीजों के आपको इंटरसेक्शन में ये क्वेश्चन आता है। सो दीज क्वेश्चंस आर एनालिटिकल, दीज क्वेश्चंस रिक्वायर deeper understanding of the concept involved and also the objective knowledge of the particular judgments by the Supreme Court। ठीक है, शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन में अगर हम बात करें तो कहां से बात शुरू की जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के शिफ्ट के बारे में कह रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट का क्या हाल फिलहाल ऐसा कोई जजमेंट आया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके की बात की है? तो हाल में सुप्रीम कोर्ट ने, हाल में कहा जाए कि पिछले वर्ष नवंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने एक मेजॉरिटी जजमेंट में, 8-1 के मेजॉरिटी जजमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठी थी सुप्रीम कोर्ट की, उसमें आर्टिकल 39 बी के कंटेक्स्ट में, आर्टिकल 39 बी के कंटेक्स्ट में एक जजमेंट दिया था, और उस जजमेंट में यह कहा था कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है स्टेट वेलफेयर का थ्रू रीडिस्ट्रीब्यूशन, तो वैसे मामलों के लिए सभी प्राइवेट प्रॉपर्टी को कंसीडर नहीं किया जा सकता है। सो ऑल प्राइवेट प्रॉपर्टी कैन नॉट बी कंसीडर्ड टू बी मटेरियल रिसोर्सेस फॉर द पर्पस ऑफ आर्टिकल 39 बी एंड सी। तो ये बात आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं। इंट्रोडक्शन में हम किस किस तरीके से बात कर सकते हैं, तो पहली बात तो ये है कि जो रिसेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है उसके आलोक में हम इंट्रोडक्शन कर सकते हैं, जो मैंने आपको भी बताया। रिसेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट in context of interpretation of material resources, in context of interpretation of material resources under article 39 सी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि हम फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच में कन्फ्लिक्ट के एक वाइडर कंटेक्स्ट में भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के एक वाइडर कन्फ्लिक्ट को भी शो करता है। तो एक अप्रोच वो भी हो सकता है कि हम फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच में जो कन्फ्लिक्ट है उसको भी हाईलाइट करते हुए हम अपनी बात को लिख सकते हैं, या फिर हम राइट टू प्रॉपर्टी को लेकर जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है उसको बता सकते हैं। हम जानते हैं कि आफ्टर द 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 राइट टू प्रॉपर्टी वाज मेड अ लीगल राइट। संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार बन गया, एक वैधानिक अधिकार बन गया अंडर आर्टिकल 300A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और दूसरी तरफ द पावर ऑफ द स्टेट to take social welfare measures through redistribution of economic resources, तो वो आपको कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 39 में डीपीएसपी के रूप में मेंशन किया गया है, आर्टिकल 39 बी एंड सी में। तो आप आर्टिकल 300A और 39 बी और सी को भी मेंशन करके अपने इंट्रोडक्शन को शुरू कर सकते हैं। राइट टू प्रॉपर्टी अंडर आर्टिकल 300A एंड सोशल वेलफेयर बाय द स्टेट अंडर आर्टिकल 39 बी एंड सी। So any of these approaches you can take to start your answer। इनमें से आप कोई भी तरीका अपना सकते हैं अपने उत्तर को शुरू करने के लिए। ठीक है, so this was about the introduction। Now coming to the main body of the answer। So the question says that the Supreme Court has made a clear shift। Supreme Court ने इस टकराव के बीच में राइट टू प्रॉपर्टी और सोशल वेलफेयर बाय द स्टेट थ्रू रीडिस्ट्रीब्यूशन, इनके टकराव के मामले में अपने स्टैंड में एक क्लियर शिफ्ट लिया है। तो वो शिफ्ट क्या था? ओके, व्हाट वाज द शिफ्ट? वो शिफ्ट आपको इसमें डिस्कस करना है रिलेवेंट केस लॉज के साथ। तो हम लोग इसको सब हेडिंग इसमें क्या बनाएंगे? सो शिफ्ट इन द स्टैंड ऑफ सुप्रीम कोर्ट, शिफ्ट इन द स्टैंड ऑफ सुप्रीम कोर्ट, शिफ्ट इन द स्टैंड ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इस चीज को लेकर तो सबसे पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लें कि राइट टू प्रॉपर्टी ओरिजिनली
एक फंडामेंटल राइट था, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और हम जानते हैं कि फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्शन प्राप्त है, फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्शन प्राप्त है. सो in article 19(1)(f) of the constitution and also article 31 of the constitution. So right to property, article 19(1)(f) of the constitution and article 31. And we know that after the 44th constitution amendment act, 44th constitution amendment act 1978, these two articles were omitted from the constitution and a new article 300A was inserted. 300A was inserted and the right to property was made a legal right under article 300A. तो बात ये हो गई कि right to property was no more a fundamental right and the protections, जो प्रोटेक्शन मौलिक अधिकारों को प्राप्त थे वो अब संपत्ति के अधिकार को प्राप्त नहीं रह गया. तो ये बात समझ में आ गई. अच्छा, अब दूसरी बात है कि in the year 1971 the government of India, the parliament, it enacted the 25th constitution amendment act and introduced article 31C to the constitution. आर्टिकल 31C. अब देखिए किस तरीके से बात हो रही. सोशल वेलफेयर, सोशल वेलफेयर बाय द स्टेट थ्रू redistribution of material resources, through redistribution of material resources. ये आपको आर्टिकल 39C में एक डीपीएसपी के रूप में मेंशन है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के रूप में. So the article 39C says that the state should take such measures. राज्य को वैसे कदम उठाने चाहिए कि संपत्ति का कंसंट्रेशन ना हो समाज में, संपत्ति का, इकोनॉमिक रिसोर्सेस का, आर्थिक संसाधनों का कंसंट्रेशन ना हो, कुछ ही लोगों के हाथ में अधिकांश आर्थिक संसाधन केंद्रित ना हो जाएं. इसीलिए राज्य को ऐसे कदम उठाने चाहिए ताकि जो मटेरियल रिसोर्सेस ऑफ द कम्युनिटी है उसका एक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो. ठीक है, और उसके माध्यम से सोशल वेलफेयर अचीव किया जा सके. सो दिस इज अंडर आर्टिकल 39C. and article 39B says that the state should frame such laws, to distribute the material resources of the community. तो आर्टिकल 39B और C यहां पर स्टेट को वो डायरेक्शंस देता है. नाउ अब ये स्टेट कंट्रोल ओवर प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात हो गई, स्टेट कंट्रोल ओवर प्राइवेट रिसोर्सेज की बात हो गई. तो इसको और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए संसद ने क्या किया कि 1971 में 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1971 के माध्यम से संविधान में आर्टिकल 31C को इंसर्ट किया. और आर्टिकल 31C क्या करता था कि यह आर्टिकल 39B और C को इफेक्ट में लाने वाले किसी भी कानून को आर्टिकल 14 और 19 के वायलेशन से प्रोटेक्ट करता था. थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा. तो इसने क्या किया, आर्टिकल 31C क्या करता था कि आर्टिकल 39B और C को इफेक्ट में लाने के लिए यदि संसद कोई कानून लाती है तो उसे कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड पे चैलेंज नहीं किया जा सकता है विथ रिस्पेक्ट टू वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 एंड 19. मतलब अगर संसद कोई कानून लेकर आती है 39B और C को प्रभाव में लाने के लिए तो उसे आर्टिकल 14 और 19 जो कि फंडामेंटल राइट हैं उनके वायलेशन के ग्राउंड पर कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज नहीं किया जा सकता. पहली बात. दूसरी बात उसमें यह कही गई कि जो कानून संसद के द्वारा लाया गया है 39B और C को इफेक्ट में लाने के लिए वो अपने ऑब्जेक्टिव को कितना पूरा करता है या नहीं करता है इसको जुडिशियरी द्वारा एसेस नहीं किया जा सकता है. मतलब उसको जुडिशियल रिव्यू से बाहर करने का प्रयास किया गया. ओके, सो वेदर द लॉ which has been brought to bring into effect article 39B and C, so whether such laws they have the objective or not, or they prove the objective or not, so it cannot be assessed by the court. तो यहां पर आपको जुडिशियल रिव्यू के दायरे से इसको
बाहर रखने का काम किया गया। ओके, अब आप इस आलोक में समझिए। नाउ दिस थिंग वी नो दैट इन द केशवानंद भारती केस 1971 में ये अमेंडमेंट आता है। नाउ इन 1973 द केशवानंद भारती जजमेंट, द लैंडमार्क केशवानंद भारती जजमेंट, जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया था। अच्छा, क्योंकि केस लॉज के साथ हमें इसको डिस्कस करना है तो हम बात करेंगे केशवानंद भारती जजमेंट की, केशवानंद भारती केस। अच्छा, केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि भाई पार्लियामेंट को पावर तो है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का, लेकिन पार्लियामेंट जुडिशियल रिव्यू के पावर को नहीं विड्रॉ कर सकती, जुडिशियल रिव्यू के पावर को वायलेट नहीं कर सकती। और उस बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई भी कानून जुडिशियल रिव्यू, जो कि बेसिक स्ट्रक्चर का एक हिस्सा है, अगर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है तो फिर टू दैट एक्सटेंट इट विल बी कंसीडर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल, नल एंड वाइड। तो 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ले डाउन किया, और बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ले डाउन करने के बाद उन्होंने कहा कि आर्टिकल 31C में जो जुडिशियल रिव्यू का पावर लिया गया है वह गलत है। ठीक है, लेकिन आर्टिकल 31C के द्वारा जो यहां पर आर्टिकल 39B और C को जो शिल्ड दिया गया था, आर्टिकल 39B को जो इम्यूनिटी प्रदान की गई थी, उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया, उसको उन्होंने माना। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है कि केस कहां चला गया? सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई संसद को शक्ति है, आप कोई भी अमेंडमेंट कर सकते हैं, लेकिन आप कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को यानी मूल ढांचे को वायलेट नहीं कर सकते। और न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू, इसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह संविधान के मूल ढांचा का हिस्सा है। तो जिस एक्सटेंट तक आर्टिकल 31C जुडिशियल रिव्यू के पावर को समाप्त करता था, उस एक्सटेंट तक उसे इनऑपरेबल कर दिया। लेकिन बाकी जो आर्टिकल 31C के द्वारा आर्टिकल 39 को इफेक्ट में लाने के लिए जो प्रोटेक्शंस दिए गए थे, उसको उन्होंने स्वीकार किया। तो ये बात क्लियर हुई? अच्छा, चलिए उसके बाद फिर देखिए क्या किया। उसके बाद पार्लियामेंट ने 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के माध्यम से क्या किया कि आर्टिकल 31C के अंतर्गत न केवल आर्टिकल 39B और C, बल्कि किसी भी डीपीएसपी को अगर प्रभाव में लाने के लिए कोई भी कानून पारित किया गया है तो उसको आर्टिकल 31C के अंतर्गत प्रोटेक्शन देने का कार्य किया गया। बात आ रही है समझ में? पहले प्रोटेक्शन किसको प्राप्त था? केवल आर्टिकल 39B और C को इफेक्ट में लाने के लिए अगर कोई कानून बनाया जाता है तो उसे कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, फॉर कॉन्ट्रावेंशन और वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 एंड 19। बट 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के माध्यम से क्या किया गया कि किसी भी डीपीएसपी को अगर प्रभाव में लाया जाता है तो वैसे कानून को कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड पे चैलेंज नहीं किया जा सकता है कि ये फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है। अब यहां पर राइट टू प्रॉपर्टी को क्या किया गया? यहां पर स्टेट को पूरा पावर दे दिया गया। तो जब डीपीएसपी को इफेक्ट में लाने के लिए कोई भी अगर कानून सरकार पारित करती है उसे चैलेंज नहीं किया जा सकता, तो वहां पर राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी तो खत्म हो जाती है कि सरकार किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लेगी फॉर दी रीडिस्ट्रीब्यूशन पर्पस, और ये कहेगी कि वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग सोशल वेलफेयर बाय रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो यहां पर जो प्राइवेट प्रॉपर्टी को लेकर मामला है वह कहीं ना कहीं डीपीएसपी के पक्ष में जाता है, और प्राइवेट प्रॉपर्टी जो कि उस समय तक एक फंडामेंटल राइट थी, ये ध्यान रखना होगा कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट तक, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट तक राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट थी। तो जिस समय 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पारित किया गया उस समय तो राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट थी ना, तो संपत्ति के अधिकार के ऊपर डीपीएसपी को वरीयता दे दी गई 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। अच्छा, तो जब इसको चैलेंज किया गया, अभी हमने पढ़ा कि 44th अमेंडमेंट एक्ट में राइट टू प्रॉपर्टी को क्या किया? एक लीगल राइट बना दिया। और उसके बाद जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो मिनर्वा मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? मिनर्वा मिल्स केस 1980, चूंकि आपको केस लॉज को साथ में लेते हुए आंसर को लिखना है,
तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ये कहा कि भाई आपके पास ओवरराइडिंग पावर्स नहीं है कि आप पूर्णतः डीपीएसपी को, तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जो ये चीज इंट्रोड्यूस की गई थी, इसको मिनर्वा मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया, जिसमें कि एक ब्लैंकेट प्रोटेक्शन हर डीपीएसपी को दिया गया था। ठीक है, तो ब्लैंकेट प्रोटेक्शन जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा देने का प्रयास किया गया, उसको सुप्रीम कोर्ट ने मिनर्वा मिल्स केस में अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया। लेकिन यहां तब भी यह समस्या रह गई कि जो आर्टिकल 31C में प्रोटेक्शन दिया गया है, फिर उसकी क्या स्टेटस होगी। अच्छा, अब ये तो बात कर ली हमने मिनर्वा मिल्स केस की। अब देखिए उसमें बात ये आती है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था कर्नाटका, स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस एसआर रेड्डी केस में। स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस, हम केस लॉज का रेफरेंस लेते हुए आगे बढ़ेंगे, वर्सेस एसआर रेड्डी, एस रंगनाथ रेड्डी केस 1977। तो स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस एसआर रेड्डी केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या स्टैंड लिया था, इसको ध्यान से समझिएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जो मटेरियल रिसोर्सेस हैं, मटेरियल रिसोर्सेस एज मेंशन्ड इन आर्टिकल 39B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मटेरियल रिसोर्सेस एज मेंशन्ड इन आर्टिकल 39B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, so it includes both public and private resources। इसको ध्यान दीजिए, so it includes both public and private resources। अगर सरकार चाहती है कि सोशल वेलफेयर के लिए रीडिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो उसमें आर्टिकल 39B में जो मटेरियल रिसोर्सेस मेंशन्ड है, उसके अंतर्गत पब्लिक रिसोर्सेस तो आएंगे ही, प्राइवेट रिसोर्सेज भी आएंगे। यदि सरकार चाहे तो प्राइवेट रिसोर्स को भी एक्वायर करके सोशल डिस्ट्रीब्यूशन के, सोशल वेलफेयर और रीडिस्ट्रीब्यूशन के पर्पस के लिए एक्वायर कर सकती है, रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। तो ये स्टैंड सुप्रीम कोर्ट का था, और उस समय जो जस्टिस वीके कृष्ण अय्यर, उन्होंने ये जजमेंट को लिखा था। तो उन्होंने कहा कि पब्लिक और प्राइवेट रिसोर्सेस। अब यही जो ओपिनियन है सुप्रीम कोर्ट का, वो बाद के भी कई कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जजमेंट्स में यही ओपिनियन सुप्रीम कोर्ट का एक गाइड की तरह कार्य करता रहा। लेकिन अब देखेंगे कि 1986 में एक विवाद आया महाराष्ट्र के एक कानून को लेकर, महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट एक्ट, महाडा। उसमें एक अमेंडमेंट किया गया था 1976 में। तो उसमें भी राइट टू प्रॉपर्टी संबंधित कुछ विवाद थे, और आर्टिकल 39 के रेस्पेक्ट में। तो वो मामला जब उठा, उस एक्ट में क्या दिया गया था कि वो एक्ट जो महाडा एक्ट है 1976, महाडा एक्ट, महाडा 1976, उसको अमेंड करके स्टेट को ये पावर दिया था कि वह प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी चाहे तो वो एक्वायर करके नीडी पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी अगर वो चाहे तो, प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी यदि वो चाहे तो एक्वायर करके नीडी पर्सन्स में, जरूरतमंद लोगों में रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। ठीक, अब इसको चैलेंज किया गया तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने 1986 में जब इसको चैलेंज किया गया, तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने चैलेंज को डिसमिस कर दिया। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने फिर इसकी सुनवाई की। और फिर थोड़ा सा हम फास्ट फॉरवर्ड अगर कर जाएं, यहां पर आपने सुप्रीम कोर्ट के स्टेटस को, स्टैंड को समझ लिया होगा कि सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड क्या था, कि भाई पब्लिक, ये जो मटेरियल रिसोर्सेस हैं, मटेरियल रिसोर्सेस ऑफ द कम्युनिटी, इट इंक्लूड्स बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट रिसोर्सेस। लेकिन जो अभी रिसेंट जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, जो नवंबर 2024 में आया है, इसमें 9 सदस्यीय कॉन्स्टिट्यूशन बेंच थी सुप्रीम कोर्ट की, 9 मेंबर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। और इस 9 मेंबर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने 8:1 की मेजोरिटी से, 8:1 की मेजोरिटी से कहा कि मटेरियल रिसोर्सेस ऑफ द कम्युनिटी, it does not include all private property, so all private property does not come under material resource of the community for the purpose of redistribution। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट के स्टैंड में कितना शिफ्ट आ गया ना, इसी चीज को आपको यहां पर डिस्कस करना था। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि आर्टिकल 39B के पर्पस के लिए all private property would not be considered as material resources of the community, material resources of the community। अब कौन सी प्राइवेट प्रॉपर्टी मटेरियल रिसोर्स मानी जाएगी,
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये केस टू केस बेसिस पर डिटरमाइन होगा, केस टू केस बेसिस पर डिटरमाइन होगा कि इससे सोशल वेलफेयर का कितना पर्पस सर्व होता है। ठीक है, तो यहां पर राइट टू प्रॉपर्टी को भी एक्नॉलेज किया गया। नहीं तो यहां पर क्या था कि जो एस आर रेड्डी जजमेंट 1977 में सुप्रीम कोर्ट ने तो प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर एक तरीके से प्राइवेट प्रॉपर्टी के अधिकार को काफी डाइल्यूट कर दिया था। तो समय के साथ, अच्छा उस समय का एक अपना दौर अलग था। उस समय का दौर ऐसा था कि पब्लिक सेक्टर ड्रिवन इकोनॉमी थी हमारी, पब्लिक इन्वेस्टमेंट ड्रिवन इकोनॉमी थी, जहां पर की स्टेट कंट्रोल्ड रिसोर्सेज की ज्यादा बात होती थी, प्लान्ड इकोनॉमी, स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी। लेकिन धीरे धीरे जब इंडियन इकोनॉमी का भी नेचर बदलता गया और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का भी एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी में होता गया, एंड वी रियलाइज्ड मोर एंड मोर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मिक्स्ड इकोनॉमी, तो उसके बाद तो फिर ऐसे किसी का प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्वायर करके रिडिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं किया जा सकता। तो ये जो शिफ्ट आया है सुप्रीम कोर्ट के अप्रोच में, दैट वाज नीडेड टू बी डिस्कस्ड इन दिस आंसर, एंड सो वी विल राइट ऑल दीज पॉइंट्स व्हाइल मेंशनिंग दी ऑल स्पेसिफिक केस लॉज। सभी केस लॉज की हमने बात की, केशवानंद भारती जजमेंट की बात की, एस आर रेड्डी केस की बात की, मिनर्वा मिल्स की बात की, महाडा केस की बात की, ओके, एंड फाइनली दिस जजमेंट हैज कम इनटू लाइट। तो इससे क्या पता चलता है? सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बात कहा कि समय के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था ने ट्रांसफॉर्मेशन लिया है, भारतीय अर्थव्यवस्था की भी प्रकृति में बदलाव आया है। इसीलिए कोर्ट ने अपने भी इस विषय पर जो फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के ऊपर कंफ्लिक्ट है, मिनर्वा मिल केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल राइट वह प्रायर है, डीपीएसपी के ऊपर उसने फंडामेंटल राइट्स को प्राथमिकता दी। और बाद में जब आप देखें कि इस लैंडमार्क जजमेंट के माध्यम से, इस पर्टिकुलर जजमेंट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने यह स्टैब्लिश कर दिया कि इंडिविजुअल राइट टू प्रॉपर्टी और स्टेट राइट फॉर वेलफेयर थ्रू रीडिस्ट्रीब्यूशन दोनों के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए। तो हम ये बात कंक्लूजन में लिख सकते हैं कि देयर शुड बी अ बैलेंस और द शिफ्ट इन द सुप्रीम कोर्ट्स स्टैंड ओवर दिस इशू और ओवर दिस कंफ्लिक्ट, it brings a balance between the individual right to property and the state's capacity of welfare through redistribution of material resources of community। इस तरीके से हम अपनी बात को अंत कर सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि it showcases India's growing economic aspirations where both the private and the role of the private sector and the state has to be balanced। इस तरीके से हम अपनी बात को समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, ओके।